हम देखते हैं जिस तरह से हर व्यक्ति सुख से जीना चाहता है, ऐसे ही हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, ये प्रकृति की व्यवस्था ही है। हम लोग को तो थोड़ा सा ही ध्यान देना है, शरीर स्वस्थ रहे ये व्यवस्था ही है। और शरीर में कुछ किंतु परंतु हो जाए, थोड़ी बहुत कोई दिक्कत हो जाए, झंझट हो जाए, ठीक लगेगा मैं अकेला में, मुझे भारी पड़े तो वो शरीर खुद ठीक कर ले, ये उसमें ये व्यवस्था भी शरीर में ही है। शरीर में एक स्थिति स्थापक गुण है, अर्थात वो अपनी सहज स्थिति को बनाए रखे है, ये उसमें एक व्यवस्था ही है, डिजाइन ही है उसका ऐसा। हड्डी टूट जाए तो शरीर हड्डी खुद जोड़ता है, हम तो थोड़ा सा योगदान देते हैं उसमें। कोई घाव हो जाए तो घाव शरीर खुद भरता है अपना, आदमी थोड़ा सा उसमें अपना सहयोग करता है, हम लोग सहयोग करते हैं। तो शरीर स्वस्थ रहे और अंतिम समय तक स्वस्थ रहे, ये व्यवस्था है। तो मैं कुछ छोटे से मोटे मोटे रूप में शुरुआती में तौर पर वो कुछ उन नियमों की चर्चा करता हूँ जो बहुत सहज से नियम हैं। हम मनुष्यों को भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं, हम मनुष्यों को भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं। भूख के साथ भोजन करते हैं तो भोजन पचता है, डाइजेस्ट होता है, हजम होता है। हजम होता है तो वो पोषण होगा, शरीर का क्या होता है, पोषण होता है, पुष्टि होती है। जो भी शरीर को तत्व चाहिए वो मिल जाते हैं, उस भोजन में जो तत्व थे, उसकी ऊर्जा की जो जरूरत है वो पूरी हो जाती है। आज की डॉक्टरी आधुनिक मेडिकल भाषा में बोल लें तो फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन, इनकी पूर्ति हो जाती है। उसको कार्ब कहें, कार्बोहाइड्रेट कहें, वही उसका ही रूपांतरण होकर ऊर्जा का, शरीर में ऊर्जा का गतिविधि होती है। तो एक घटना ये, तो एक तरीके से एक क्रिया का नाम है पोषण, ठीक। एक दूसरी क्रिया है जिसका नाम है निष्कासन। ये दोनों क्रिया साथ साथ चलती रहती हैं। जब हमें भूख लगती है हम भोजन ग्रहण करते हैं, जब हमें प्यास लगती है हम पानी पीते हैं, स्वाभाविक घटना। इसमें कोई पढ़ा लिखा हो, ना पढ़, अनपढ़ हो, वो भी इतना काम तो करता ही है। हाँ जी, सभी से अनुरोध है एक बार अपने मोबाइल निकाल के चेक कर लें, चेक कर लें एक बार और साइलेंट मोड में डाल लें। कुर्सी आ जाए इधर, ठीक रहेगा, मुझे सहारा मिल जाएगा। बहुत दिन से बोलने का अभ्यास छूट रहा। वो लोग आ गए क्या? डॉक्टर काशीराम मंजीत जी, काशीराम आ गए क्या? ठीक ठीक। तो एक क्रिया हम सब मनुष्यों में पोषण की है और एक क्रिया है निष्कासन की। शरीर में आयुर्वेद के आधार से, आयुर्वेद के हिसाब से 7 तरह के पाचन होते हैं, 7 तरह का डाइजेशन है। जैसा हमने भोजन किया तो भोजन जब पचता है पहली बार, उसका नाम है आयुर्वेद की भाषा में पाक। उससे रस बनता है, उस रस से का दोबारा जब पाचन होता है उसका नाम है विपाक, उससे रक्त बनता है। ऐसी ओज और वीर्य तक के 7 स्टेप हैं आयुर्वेद के हिसाब से। और जब भी कोई पाचन होता है, उस पाचन में कोई नई चीज, एक जो पुराना शरीर के लिए जो आवश्यक चीज़ है उसका निर्माण होता है, और साथ में कुछ कचरा जो मल है वो बनता है, वो बाहर निकलता है। तो एक क्रिया का नाम है निष्कासन।
तो निष्कासन की क्रिया हम जब भूख लगती है तब भोजन करते हैं, जब प्यास लगती है हम पानी पीते हैं, लेकिन निष्कासन की क्रिया 24 घंटे चलती है। हमको पता नहीं लगता 24 घंटे का। एक क्रिया जन्म से लेकर शुरू हो जाती है। जन्म ही तभी माना जाता है जब कोई बच्चा सांस ले लेता है। तो श्वास लेना और श्वास छोड़ना, तो श्वास लेना मतलब प्राणवायु कहा उसको, और श्वास छोड़ना मतलब उसको दुर्गंध वाली वायु कहें, प्रश्वास कहें, एक्जेल कहें। तो इनहेल एक्जेल, श्वास प्रश्वास, ये क्रिया लगातार चलती रहती है। तो जो श्वास बाहर निकलता है वो दूषित उसमें वायु है ना, और उसमें कुछ मल बाहर निकलता रहता है। तो एक क्रिया तो ये लगातार चल रही है, और जब तक मनुष्य जीवन है, ये मनुष्य शरीर के रूप में है, तब तक ये क्रिया चलती है, सांस लेने की और छोड़ने की। ऐसी एक क्रिया जब मैंने भोजन किया, भोजन का पाचन हुआ तो पाचन के बाद उससे रस बन गया, और वो जो भोजन किया उसका जो ठोस भाग है वो मल के रूप में, टट्टी के रूप में बड़ी आंतों से गुजरता हुआ मलाशय में इकट्ठा होता रहता है। ये 24 घंटे धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है। जब वो थैली भर जाती है तो ये फील होता है भाई शौचालय, शौच के लिए जाएं, लेट्रिन के लिए जाएं, टट्टी के लिए जाएं। उसी को लोग नेचुरल काल, हाजत, प्रेशर बोलते हैं ना। उसी तरह की एक क्रिया जब हमने भोजन किया, उस भोजन से जो रस बना, उस रस में कोई हानिकारक चीज़ है, कोई नशीली चीज़ है, कोई जहरीली चीज़ है, कोई ख़राब चीज़ है, उसको लीवर के जो रस हैं वो उसको दूर करते हैं, उस टॉक्सिन को दूर करेंगे। यदि कोई 1 औंस शराब किसी ने पी और लीवर ठीक ठाक हो तो उसका नशा नहीं होता, उसको इतना लीवर उसको क्लीन कर देगा, उसका नशा ही नहीं होता। अब लीवर फैटी हो और ज़्यादा ले ले तो अलग बात है। तो लीवर क्या कर रहा है, भोजन जब हम किया उससे रस बनाया, उस रस में कोई भी खराब चीज़ है जो शरीर के लिए ठीक नहीं है उसको वो दूर करता है, और भी काम करता है, पर अभी तो मैं निष्कासन वाले पक्ष को रख रहा हूँ। तो पहला पक्ष हुआ टट्टी के रूप में मल का निकलना, दूसरा हुआ लीवर जो रस बन रहा है उस रस में कोई टॉक्सिन चीज़ है, कोई ख़राब चीज़ है, उसको दूर करना, उसकी सफाई करना। तीसरी क्रिया बताई हम लोगों ने जो ये जो श्वास और प्रश्वास की। चौथी क्रिया जो रक्त है, उस रक्त में जो गंदगी है वो गुर्दे से साफ़ करते रहते हैं, किडनी उसको साफ़ करती रहती हैं, और वो पेशाब के रूप में मतलब मूत्राशय में धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है। और जब हमें उसका भी जो वो थैली भर जाती है, मूत्राशय फील होता है भाई भर गया वो, तो हमें नेचुरल काल के रूप में पता लगता है भाई पेशाब जाएं, बाथरूम जाएं। इसी तरह से एक क्रिया है पसीने के रूप में, हम लोग के अंदर से चमड़ी से मल निकलता रहता है बाहर। हम लोगों को कभी कभी जब पसीना आए तब महसूस होता है। ठंड में भी आप देखोगे भले ही पसीना भी ना आए ना, आप बनियान पहनेंगे सफ़ेद तो उसकी जो किनारियां हैं वहाँ थोड़ा मल लग जाता है, गंध आती है उससे। तो ये 5 मार्ग हैं जिसके जरिए शरीर अपनी लगातार सफाई करता रहता है। मित्रों ध्यान देंगे, हम भोजन जब भूख लगते तभी करते हैं, उसकी भी सीमा है। बच्चे थोड़ा ज़्यादा बार करते होंगे, छोटे बच्चे 12 बार 14 बार, थोड़ा और बड़े होते हैं कम और कम, ऐसे करते करते कोई 3 बार, कोई 4 बार, 5 बार, बुजुर्ग और कम भी लेते हैं, कई लोग ज़्यादा भी लेते हैं। तो सबका निश्चित सा सीमा है मोटा मोटी, लेकिन ये निष्कासन की क्रिया लगातार चल रही है। ये बात पकड़ में आई है ना, सरल सी बात है। ध्यान देंगे, कुछ क्रिया तो बहुत आसान है, पता ही लग जाता है टट्टी पेशाब का, पसीने का। कुछ क्रिया में ध्यान देंगे तो वो भी पता लग जाएगा बहुत आसानी से। दूसरी एक क्रिया है इसी के साथ जुड़ी हुई, वो ये है कि यदि ये जो निष्कासन है ये ठीक से ना हो और गंदगी शरीर में रुक जाए तो शरीर अपने इमरजेंसी गेट खोलता है और उसको बाहर निकालता है। क्या बात बोल रहा हूँ, ये ध्यान, ये सूत्र पकड़ में आ जाएगा, शिविर सफल हो जाएगा उसका। ये बात पकड़ में नहीं आएगी तो फिर वो खुद भी दुखी रहेगा, हमको भी दुखी रखेगा।
शरीर की कुदरती व्यवस्था बता रहे, ध्यान देना आप, आपको ध्यान जाएगा। जब भी शरीर की ये सफाई, जो कुदरती सफाई है, इसमें किसी कारण से बाधा आ जाए, ठीक से ना हो पाए, आपका ध्यान ना हो, लापरवाही हो जाए और गंदगी अंदर रुक जाए, तो शरीर अपने इमरजेंसी गेट खोल करके उसको बाहर निकालता है। जिससे आपको कब्ज हो, बहुत ध्यान नहीं दे रहे हो, लापरवाही हो, तो दस्त लग जाएंगे। आपको एसिड बन रहा हो, तेजाब बन रहा हो, और फिर आप ऐसी चीज़ खा लें जो और तेजाब को और बढ़ाए, तेजाब ज़्यादा हो जाएगा तो उल्टी लग जाएगी। ऐसे ही आपने खाना खाया, खाना भारी था, है ना, वो ठीक से नहीं पचा, तो कुछ कफ बन गया, मलगम बन गया। जब मलगम ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, वो कई जगह इकट्ठा होता रहता है, जब वो पहले तो फेफड़े में आता है, पर फेफड़े में जब ज़्यादा हो जाता है धीरे धीरे ऊपर तक आता है वो, तो इस एरिया में किसी किसी के इकट्ठा हो जाए, ये खालीपन रहता है यहाँ, इसको साइनस बोलते हैं हम। इनके अंदर जब वो इकट्ठा हो जाए, थोड़ा बहुत दर्द सा, खिंचाव सा रहने लगे शुरू में, फिर वो मस्तिष्क के नीचे के हिस्से में जमा हो जा। अब वो जब ज़्यादा हो जाता है तो वो शरीर में जब मल ज़्यादा होगा और आप निकलने का अवसर नहीं मिल रहा, तो अपने इमरजेंसी गेट खोलता है शरीर, तो जुकाम के रूप में, खांसी के रूप में, कफ के रूप में बाहर निकलता है। सामान्य तो खाना खाया और कफ बना, थोड़ा बहुत थूक दिया सुबह आपने, मलगम बाथरूम में थोड़ा बहुत, वो तो निकल गया अलग से। पर जब ज़्यादा हो तो शरीर वो, खास तौर से गले में ऐसा लगेगा कुछ पानी सा गिर रहा, खराश सी महसूस हो रही, किसी को फिर छींकें आ सकती हैं, खांसी हो सकती है। जिनको नीचे बैठने में अच्छा लगे वो आगे आ सकते हैं। ठीक है साहब। तो जुकाम के रूप में बाहर निकलने लगा, कफ ज़्यादा था तो। ऐसे यदि इन्फेक्शन हो जाए शरीर में, कुछ इन्फेक्शन का हमको पता नहीं लगता, ध्यान नहीं देते, जानकारी नहीं, पर कुछ इन्फेक्शन जिनका पता लगता है, मान लो फोड़ा हो गया, कहीं फुंसी होगी, पक गया वो, तो पक गया क्या कारण है उसकी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन उस अर्थात उसमें क्या आते हैं, जो शरीर की फौज थी, शरीर में एक सुरक्षा कवच है, उसको हम बोलते हैं, मतलब रोग प्रतिरोधक तंत्र है पूरा, इम्यून सिस्टम बोलते हैं उसको। वो तंत्र यदि कमज़ोर पड़ गया, शरीर के जो जीवाणु थे, बैक्टीरिया थे, वो उनका सामना नहीं कर पाए, ये एक तरह से जो पस है, डेड बॉडी है बैक्टीरिया की, जब ये बन जाती है शरीर में तो पेन होता है, दर्द होता है, और वो कमज़ोर पड़ता जा रहा, तो शरीर टेम्परेचर बढ़ा के उस बैक्टीरिया को किल करना चाहता है, उसको मारना चाहता है, जो बाहरी बैक्टीरिया है, एक उसकी व्यवस्था है। ये बुखार बढ़ेगा तो हम ऐसा मानते हैं, बाकी जिक्र जितने भी, तो शरीर अपनी सफाई करता है और पांचों मार्ग से करेगा वो। स्किन में आपको ज़्यादा स्किन के लिए ध्यान नहीं दे रहे, स्किन में टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, वो खुजली के रूप में पता लगेंगे, फिर फुंसी के रूप में पता लगेंगे, फिर कुछ और कई तरह के बहुत सारी रोग के रूप में बाहर आते हैं वो। हम क्या करने लगे, आज के जो अभ्यास हो गया, ये शरीर तो गंदगी बाहर निकाल रहा, और हमने जो इलाज किया उनका, वो शरीर को गंदगी को रोक रहा है, बाहर नहीं निकलने दे रहा। बात समझ में आ रही है? जुकाम का, बुखार का, स्किन रोगों का हमने जो इलाज किया, एसिडिटी होने लगी तो एंटासिड खाने लगे, खाने पे ध्यान नहीं दे रहे, एक सीमा तक मदद करे, उसके साइड इफेक्ट आने लगे। आज जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, मुश्किल से
जो मैं ये अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, मेडिकल जो डॉक्टर हैं, बड़े जो डॉक्टर हैं देश के, उनका ये निष्कर्ष है, ये बात मीडिया में नहीं आ रही ठीक से, उसके कोई कारण होगा, इसकी बात अभी नहीं करता मैं, लेकिन ये मानते हैं 1.5 से 2% लोगों को ही डॉक्टरी की इलाज की ज़रूरत है, हॉस्पिटल की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है। ये जो आज देश में 80 से 85% लोग दवा खा रहे हैं, ये बीमारी के कारण नहीं खा रहे, ये खान पान, रहन सहन, जीवन शैली के कारण दवा खा रहे हैं। इनकी बीमारी किस कारण से है? खान पान, रहन सहन, जीवन शैली के कारण है। उसकी चर्चा करेंगे आगे। उनको दवा की जरूरत नहीं थी। ये अनुभव आप इस 10 दिन के शिविर में कर पाओगे। तो क्या हुआ, मैं एक ही उदाहरण, ये रोज देंगे धीरे धीरे, आज एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। हमें जुकाम, तो डॉक्टरी भाषा में, मेडिकल साइंस में बीमारियों के बहुत तरह के क्लासिफिकेशन है। एक क्लासिफिकेशन है उनका, कुछ बीमारी एक्यूट डिजीज हैं और कुछ क्रोनिक डिजीज हैं। एक्यूट का माने जो थोड़े समय के लिए आती है, तंग करती हैं, 2 घंटे से लेकर 2 रात 3 दिन तक ज़्यादा ज़्यादा रहती हैं वो। आजकल थोड़ा किसी कारण से ज़्यादा भी हो लगी वो, पर स्वाभाविक नहीं वो। तो जिनको एक्यूट कहते हैं, उनको हिंदी में तीव्र रोग कहें, है ना। आयुर्वेद के कुछ आचार्य, योग के कुछ आचार्य, प्राकृतिक चिकित्सा के लोग, प्राकृतिक चिकित्सा सभी लोग मानते हैं कि बीमारी नहीं है ये। तो डिबेट हुई, बीमारी तो है, कष्ट तो दे रहे हैं ये। तो कह रहे बीमारी कहना चाहो तो ये मित्र रोग है। ये कैसे रोग हैं? ये मित्र रोग हैं। ये आपको अलर्ट कर रहे, सतर्क कर रहे, भाई लापरवाही होगी, ठीक नहीं है, बार बार ध्यान दो, शरीर को की व्यवस्था को देखो, कचरा ज़्यादा बढ़ रहा है। वो आपको सतर्क करने के लिए आए हैं। जब ये रोग आते हैं, एक्यूट डिजीज जब आएंगी, खास तौर से जुकाम और बुखार, एसिडिटी, लूज, दस्त, उल्टी, हैजा भी इसी में शामिल है। ये जो इन्फेक्शन से हो रहा है वो भी कवर हो जाता है उसमें, कोई इतना खतरे की चीज़ नहीं हो जितना हम डरते हैं उससे। ये इस बात का संकेत है कि शरीर में कहीं गड़बड़ है, अव्यवस्था है। आइए, स्वागत है आप लोगों का। डॉक्टर काशीराम जी, भैया आगे एक कुर्सी और डाल दो। नमस्कार, आइए भाई, स्वागत है आपका। तो ये संकेत है। तो कहते हैं ये मित्र रोग है। ये रोग जब होते हैं 2 घटना घटती हैं। एक तो शरीर टूटा सा, थका सा महसूस होता है। किसी को जब जुकाम या बुखार हो या दोनों हो, बदन टूटा सा, थकावट सी लगती है, काम करने का मन नहीं करता। दूसरा, भूख नहीं लगती। इसका सरल सा उपाय क्या है? भूख नहीं लगती तो भोजन ना करो, और शरीर थका सा, टूटा सा लगता है तो आराम करो। ये हमारी 2 घंटे में ठीक हो जाए, किसी की आधे दिन में ठीक हो जाएगी, 1 दिन में ठीक हो जाएगी, बहुत ज़्यादा होगा तो 2 रात और 3 दिन में ठीक हो जाएंगी। अक्सर हम क्या करने लगे, कुछ तो नए, इस बार कोरोना में काढ़ों का बहुत प्रचलन हो गया, बड़े हाई फाई लोग भी काढ़े को जानने लगे। पर इन काढ़े में भी कई काढ़े ऐसे हैं जो हमें उचित नहीं उस समय लेना। श्रद्धेय बाबा जी ने सर्दी जुकाम के ऊपर आयुर्वेदिक ढंग से, घरेलू ढंग से एक बहुत छोटा सा, मतलब मैंने उसको लिखा, एक लेख बनाया उसका, बहुत सरल सा उपाय दिया उन्होंने, पर वो औषध वाला है। वो उन लोगों का जो खाना पीना भी जारी रखना चाह रहे, अपना काम भी करते रहे, आराम भी ना करें, खाते पीते भी रहें, इलाज हो जा। हमारा थोड़ा मतलब वो ये है भाई, नहीं, मतलब वो बिना दवा के ख्याल करो, तुरंत ख्याल करो, वो जल्दी ठीक हो जा।
वहाँ भी लंबा टाइम लगे, 3-4 दिन लग जाए। हमारे में तो 2 घंटे में ठीक हो सके, ध्यान देगा तो कोई, आधे दिन में ठीक हो जाएगा। तो कुदरत के कुछ नियम थे। अभी हम अक्सर क्या करने को काढ़े पीने लगे। वो काढ़े क्या करते हो, जुकाम को रोक दें और उसको खांसी बना दें, सूखी खांसी हो जाए, बहुत तंग करे वो। तो काढ़ा भी क्या लेना, उसका भी नियम है, उसकी चर्चा करेंगे। लेना ही है तो काढ़ा। काढ़ा हम 2 नंबर के, पहला नंबर पर काढ़ा नहीं, दूसरे नंबर पे जो मजबूत लोग हैं उनका सरल तरीका, आराम करो और मत खाओ। जो घाम बुखार ज़्यादा है तो उसके साथ कुछ और कर देंगे, पानी को उबाल के दे दिया, वो ट्रीटमेंट है, वो बाद का पक्ष है, उस पर आज चर्चा नहीं करते। अब हम क्या करते हैं, ज़्यादातर आजकल पढ़े लिखे लोग तुरंत डॉक्टर के जाएंगे और डॉक्टर कहेगा कि खा के दवा लेना। भूख हमें है नहीं, बिना भूख के जब कोई खाना खाता है, आप प्रयोग करके देखना, ज़्यादातर लोग इस देश में मर रहे हैं, भूखे नहीं मर रहे उतने, उनके शरीर कमज़ोर हो जाएंगे, रोगी हो जाएंगे। ज़्यादा जो लोग मर रहे हैं खा पी के मर रहे, खा के जा रहे, सड़ कर मर रहे। मैंने ये लगभग पिछले 5 साल से मैं प्रयोग कर रहा हूँ, लगभग मैंने सैकड़ों डाटा मेरे पास है। मैं जब भी कोई डेथ होती है मेरे संपर्क में पूछता हूँ अंतिम समय कैसा था। तो उसमें अंतिम समय जो ठीक ठाक थे उनका कैसा हुआ, तो घटना पूछता हूँ क्या था कि सुबह उठे थे, अभी मेरे बहुत ही मेरे आत्मीय थे। हम ऐसा मानते हैं जो मौत है ना, स्वाभाविक मौत किसको कहेंगे, ये थोड़ा जटिल प्रश्न है आजकल, पर ऐसा मानते हैं जिंदगी में 101 बार मौत आती है तो 100 बार को टाला जा सके। आपकी ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं घटी होंगी जैसा लगता है मौत के पास से गुजर गए, बच गए, बहुत मामूली सा हो रहा है, बच गए, बिल्कुल एक्सीडेंट भी हो गया, बहुत सही टूट गया, फिर भी बच गए, ठीक कर लिया डॉक्टर ने, सर्जन से। तो पूछता हूँ, अभी मेरे बहुत नज़दीकी व्यक्ति थे, रिटायर्ड डीएसपी थे, बहुत ईमानदार व्यक्ति रहे, विद्या से जुड़े सर्वोदयी थे, बहुत ईमानदार किस्म के व्यक्ति थे। भाई जी बोलते थे, महावीर जी। तो आयु होगी उनके मेरे ख्याल 88 साल के लगभग थे। तो सुबह जब उठे वो, तो कह लगा तो भाई थोड़ी वीकनेस सी लग रही, कमजोरी सी लग रही, और वो कह लगे कुछ चाय ले लो, दूध ले लो, कह नहीं भूख मन नहीं खाने का। वो जिद करके कमज़ोर हो जाओगे थोड़ा खा लो, उन्हें भूख नहीं थी, उनको कुछ उन्होंने कुछ सूजी का कुछ वो बना के हलवा सा टाइप का कुछ दूध में उबाल कर कुछ हल्का सा वो दे दिया। उसको दोपहर में उल्टी आई और शाम को सोए वो, और दिक्कत रही सोने में, वो सो गए। फिर बाद में वो सुबह कुल मिला के वो उठे तो देखा कि दिक्कत से मैं, फिर कहने कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सो गए वो, घर के भी सो गए। सुबह 5 बजे पता लगा सांस खत्म, अब हार्ट अटैक आया होगा, ब्रेन हेमरेज आया होगा, क्या कारण हो। मेरा कारण है, यदि भूख नहीं है, कम से कम अंतिम समय पे किसी व्यक्ति को भूख नहीं हो तो खाने को मत दो, हो सके जिंदा हो जा। मेरे बगल जहाँ मैं रहता हूँ वो ऐसी कहानी कुछ बुजुर्गों ने कहा कि गोपालपुर के एक बुजुर्ग, गांव के बगल के बुजुर्ग थे, और वो बीमार हो गए। डॉक्टर ने कहते भाई ये दवा वो दवा खाते खाते तंग, भाई मुझे अब दवा ना दो, मेरे बस की दवा खानी नहीं, भूख नहीं लग रही थी, खाना बंद कर दिया। 28-30 दिन के बाद वो धीरे धीरे ठीक हो गए, जो मतलब मौत से गुजरे, डॉक्टर के इलाज ने असफल हो गए। ये मान लेते भाई अब ये जाएगा, चलो शांति से चला जाएगा। अभी है कि नहीं मुझे पता नहीं, मैंने सर्वे उतना नहीं किया, पर मैं निवेदन ये करना चाह रहा हूँ, यदि कोई व्यक्ति कोई दवा काम नहीं कर रही हो तो हो सके वो जिंदा हो जाए। कैंसर का एक व्यक्ति 65-66 साल का व्यक्ति था, होम्योपैथिक डॉक्टर था वैसे वो, उसको कैंसर इसोफेगस का कैंसर था। उसका वो कैंसर कुल मिला के फट गया, रेडिएशन ज़्यादा दे दिया, फट गया। 4 उसको उल्टी आई, 4 उल्टी में उसका वजन 3-4 दिन के अंदर 13.5 किलो कम हो गया, हीमोग्लोबिन 3 रह गया, वेंटिलेटर पर रखना पड़ा, और आखिरी में वो कह लगे भैया ये रात दिन पकड़ा तो रात नहीं पकड़ा, कुल मिला घर ले जाओ। तो पीजीआई चंडीगढ़ से वो रोहतक आया था, रोहतक से उन्होंने वहाँ घर भेज दिया। मुझे बताया ये हालत है। कुल मिला के कहानी में नहीं जाऊँगा, कोई बाद में सुनाऊँगा,
हमने उस पर प्रयोग शुरू किया। मैंने कहा भाई मेरे से, उस समय जनवरी का समय था, हेल्थ कैंप बनते, मेरे से कुछ करना चाहते फॉलो करोगे तो मैं बात करूँ, मेरा टाइम ख़राब क्यों करो फ़ोन पे। किसी छोटी छोटी घटना के लिए आधा आधा घंटा तो लगे लिखाने पढ़ाने बताने में, कि यदि भूख नहीं है मत देना उसे कुछ खाने पीने को, और उसकी थोड़े सेवा करो, ख्याल करो, थोड़ा गीता पढ़ाओ, जो भी तुम्हारी आस्था हो, अंतिम समय वो करो। लक्षण तो जानते मौत है, पर जब तक जिंदा व्यक्ति को, जब तक सांस आ रही कुछ प्रयोग करना चाहिए। तो कुल मिला के भी जिंदा है वो। 2 महीने में हीमोग्लोबिन 13 हो गया था उसका। तो मैं ऐसे उपवास की बात नहीं कर रहा, बहुत सरल उपवास की बात करते हैं। भूख नहीं तो भोजन ना ले, बस जब भूख लगे ले ले। तो बिना भूख के जब आप भोजन करते हो क्या घटना घटती है? जो भी बिना भूख के कोई भोजन लेगा तो वो ठीक से पूरा नहीं पचता, चूँकि पाचक रस नहीं। भूख का मतलब जब आमाशय में से जो भी हमने खाया पिया वो नीचे आ जाए और उसमें पाचक रस इकट्ठे हो जाएं, वो पाचक रस की जो केमिकल प्रक्रिया वो खुजली सी करती है और फील कर लगता है कुछ चाहिए। हम खाना खाते हैं तो हजम होगा, पर यदि भूख नहीं है तो जब खाने लगेंगे, मन है आपका ध्यान, बहुत लोगों की भूख आँख में, पेट में नहीं आँख में है। खाने की चीज़ दिख गई तो भूख मन कर गया, या छोटे बच्चे का करे। या बहुत लोगों को टेंशन है, घर में झंझट है, टेंशन है, तो खा के थोड़ा सा शांति मिल जा। कुछ टेंशन से बिना भूख में खा रहे लोग। तो जब हम बिना भूख के खाना खाते हैं तो एक घटना घटती है। पाचक रस कम थे, पर जब हम खाना खाने लगे कुछ पाचक रस लार तो बनती है थोड़ी बहुत, तो वो पूरा नहीं पचता, थोड़ा पूरा डाइजेस्ट नहीं होता भोजन। जब भोजन पूरा नहीं पचेगा, दांतों में जाके क्या होगा, वो सड़ेगा, फर्मेंट होगा। कोई चीज़ सड़ती है और फर्मेंट होती है, क्या घटना घटती है? एक उसमें गैस बनती है और एक हीट पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है। वो हीट धीरे धीरे रोज़ जब गैस बढ़ने लगे तो आंतों में खुश्की पैदा करती है, प्यास ज़्यादा लगने लगती है। और भोजन, उस भोजन का जो मल है निकालने में, रीढ़ का जितना तुम्हें ताकत देता है ना, उससे ज़्यादा ताकत लेके जाओ। वो हमारी भाषा में रीढ़ की हड्डी का पसीना निकाल ले वो, बिना भूख के भोजन। तो जब आप ये बीमार होते हैं, भूख लगती नहीं, उधर दवा खा रहे हो, दवा खाने के लिए आप खाना खाया, तो जैसे जुकाम हुआ आपको, आप डॉक्टर गए, भूख थी नहीं, खाना खाया, वो ठीक से नहीं पचता, गैस बनती है, हाथों में सड़ता है ना, हाथों में खुश्की आती हैं, वो जुकाम आपका जल्द ठीक हो जा। आप जल्दी, अब दवा खा के आप रेस्ट भी नहीं करते, खाना भी खाते रहते हो और रेस्ट भी नहीं करते, दोनों ही काम करते हैं, काम भी करते लगे। खासतौर जुकाम में लोग, जुकाम में बड़े देश के लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। पुराने लोग तो ध्यान देते थे, पर आजकल ध्यान नहीं देते लोग। तो जो जुकाम आपको कभी कभी होता था वो फिर जल्दी आने लगेगा यदि आप इस तरह इलाज करेंगे। जो कभी कई कई साल में आता था, किसी को 1 साल में 1 बार आता था, किसी को 6 महीने में 2 बार आता था, मौसम बदलता था, अब वो जल्दी आएगा। और दोबारा फिर यही इलाज किया। जब भूख जुकाम हुआ, डॉक्टर गए, दवाई, बिना भूख के खाना खाया, दवाई खाई, अब वो जुकाम ज़्यादा देर तक रहने लगेगा, 2-3 दिन को हम बोलते हैं जुकाम, और इसके बाद लंबा चलने लगा, उसको बोलते हैं नज़ला। पुरानी भाषा में, देहात में, गाँव में कहते हैं नज़ला पड़ गया, परसूत पड़ गया, 3-4 दिन से लेकर 10-12 दिन तक चलता है वो, उसको बोलते हैं नज़ला। उस नज़ले का भी आपने इसे इलाज किया। जब नज़ला हुआ, डॉक्टर गए, बिना भूख के खाना खाया, दवाई खाई, अब वो नज़ला ब्रोंकाइटिस में बन जाएगा। ब्रोंकाइटिस का भी आपने ऐसा इलाज किया, वो दम्मा बन जाएगा। और फिर कहते हैं दम्मा तो दम के साथ जा, ज्ञान हो जा, वो तो कब्र में ही जाएगा, वो तो चिता में ही जा, दम्मा ठीक हो जा, साथ रोगी नहीं है, ठीक हो जा। ठीक से इलाज करें, एलोपैथी में उसका इलाज नहीं। अभी पटेल चेस्ट के जो डायरेक्टर हैं, उसको कहीं से जानकारी मिली हमारे यहाँ की, वो पति पत्नी वहाँ आए और उसने 3 दिन ठहरे, ये कुछ देखा वहाँ कुछ, मैंने सोचा मेरे पास टाइम नहीं था, मगर मैं इस समय दे नहीं सकता, मैंने कहा क्रिया करा दूँ, कुछ तो टाइम पास होगा और कुछ इन्हें पकड़ में भी आएगा। तो 2-3 दिन में खुश हो के ऐसा लगा यार मेरे तो बहुत परिवर्तन सा हो गया। हालांकि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, थोड़ा मल निकल के गंदगी भर रही होगी अंदर, जो भी कुछ हुआ होगा। उसने कहानी ये बताई कि मेरा दर्द ये है, प्रोटोकॉल है, कोई आएगा तो इलाज करेंगे, हमारा इलाज फेफड़े में कारगर नहीं हो रहा। पटेल चेस्ट दिल्ली का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो एलर्जी वगैरह की जांच करता था, पहला हॉस्पिटल है देश छाती रोगों का, फेफड़ों के लेकर के, कि हम
कोरोना में हमारे सफल साबित हो गए। और अभी भी हम लोग ने छोटे छोटे जुकाम को हम इलाज नहीं कर पा रहे, कष्ट में जा रहा, सूझ नहीं रहा क्या करें। हम तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं, इस बात को आगे बढ़ाना, हम उसमें माध्यम बढ़ सकते हैं, हम सर्टिफिकेट देंगे तो ये बात आगे तक जा सकती है। तो हमारी भी सीमाएं कितने, उनके साथ रिसर्च करें, क्या करें क्या नहीं। तो मैं आपसे अपनी बात ही कह के विराम दूंगा अभी कि यहाँ हम छोटी सी घटना घटेगी कि जब भी हम शोधन करेंगे, भूखा, हम उपवास ऐसा नहीं कराते आपको भूखा मारें, यहाँ का कुदरती उपवास है, हम आपको खाना बदलेंगे। जैसे कल से इलाज शुरू होगा, उपचार इलाज नहीं कहते हम, अभी लोग सब इलाज की भाषा अलग ही तो इलाज बोल रहे हैं, हम तो शोधन की बात कह रहे हैं। भाई शरीर की सफाई कर रहे हैं या घर की भाई सफाई, जैसा व्यक्ति त्यौहार आता है ना, हिंदू हैं होली पे, दीपावली पे, इस पर सफाई करते हैं, मुसलमान अपनी ईद पर करते हैं, जो भी अलग अलग धर्म, सफाई तो सब करते ही हैं, शादी ब्याह में करते हैं सफाई, और डेंट पेंट जो भी मरम्मत है ना, रंग रोगन सब करते हैं। ऐसी शरीर की सफाई के लिए हम तो ये 10 दिन का शिविर तो शरीर की सफाई का है, शरीर की जो गंदगी जहाँ जहाँ रुकी उसको निकालने का है। उस तो बेसिक हमारी गंदगी क्या है, हमारे शरीर में दो छोटी सी सेल के लेवल पर, कोशिका के स्तर पे 2 तरह की प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। उसमें जो द्रव है उसमें अम्ल भी है और क्षार भी है, अर्थात एसिड और बेस, अम्ल और क्षार, ये दोनों का मिश्रण है। और हमारी जो आज डाइट जा रही है, जो हम खाना खा पी रहे हैं, उसमें एसिड ज़्यादा जा रहा है, और क्षार जो है, एल्कलाइन जो है, वो क्वालिटी के नहीं जा रहे। और एसिडिटी तो मान लो आप कुछ खाना खा रहे थे, कोई खबर आ गई, एक्सीडेंट हो गया, रस बदल गए, चिंता आ गई, फिक्र में, तनाव में, चिंता में भी एसिडिटी हो जा रही। तो आज हमारे भोजन में क्वालिटी के, अच्छी गुणवत्ता का क्षार नहीं जा रहे। तो हम यहाँ ये कोशिश करेंगे, जो आपको सुबह हम रसाहार देते हैं, आपको भूख की फीलिंग नहीं होगी, हर 1.5 घंटे में 1 घंटे में आपको कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते रहेंगे। कुछ शुगर के रोगी हैं, अभी दवा कोई बंद नहीं करेगा, जो दवा खा रहे खाते रहें, जब तक आप फार्म देंगे यहाँ आप लोगों को, इसके बाद वो फार्म भर देंगे, सुबह में एक एक को बुलाते रहेंगे, क्रियाएँ चलती रहेंगी, वहाँ भीड़ नहीं लगानी, आपको व्यवस्था जहाँ ठहरेंगे सब बता देंगे कि आप एक 2 या परिवार के लोग इकट्ठे आते रहते हैं, वो प्रक्रिया बता देंगे, मिलते रहेंगे, अपना फार्म दिखा देंगे, तो सब हम देख के डॉक्टर लोग उसको बता देते भी क्या अभी दवा खानी है नहीं खानी। तो ब्लड प्रेशर की सभी दवा जो भी खाते रहे वो खाते रहें, हमें भी ज्ञान नहीं, धीरे धीरे आपको बता देंगे दवा कब क्या खानी, कब बंद करनी। अक्सर हम 2-3 दिन के बाद शुगर की दवा बंद कर दें, ब्लड प्रेशर की दवा बंद कर दें, हार्ट की दवा भी बंद कर दें, पर कई लोग डरें तो इसलिए इक्कोस्प्रिन जैसी दवा तो देते रहते हैं, जिससे खून पतला करने वाली, चिंतित ना हो। हालांकि हमारा इक्कोस्प्रिन ज़्यादा सफल है, पर फिर भी हम रिस्क क्यों लें, सब पूरा अध्ययन उतना हमारे पास डिटेल नहीं होती, जिस व्यक्ति को हम जानते नहीं, रिस्क भी नहीं लेते, तो कुछ दवा हम देते रहते हैं। थायराइड जिनको है, जो पक्का ठीक हो जाएगा इलाज करेंगे तो, लेकिन 10 दिन में थायराइड की गारंटी नहीं, 10 दिन में वो किस किस्म का, तो 10 दिन में हम उसकी दवा बंद नहीं करते, दवा बंद करने में जोखिम है। हार्ट के गंभीर रोगी जिनका दिल फैलता वगैरह, उनकी दवा भी बंद नहीं करते 10 दिन के शिविर में। तो बाकी डिटेल धीरे धीरे आपको रोज़ बताएंगे। तो आज की प्रक्रिया तो छोटी सी इतनी है कि इस प्रक्रिया में 2 छोटी छोटी घटनाएं घटेंगी। तो जिनके शुगर हैं वो दवा रसाहार जो हैं वो लेते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग शुरू के अपने बिजनौर सेंटर में तो हम लोग शुरू से ही ना 5 दिन तो 7 दिन तो गहरा करते हैं, दवाई कोई सारा आटा वाटा नहीं बदलते ज़्यादा। लेकिन अब नाजुक लोग हैं, शिविर में हम बेहतर रिजल्ट चाहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कल से ही जिनको शुगर है उनका खाना अलग करवा देंगे, कुछ और कैसे 10 दिन के बेहतर रिजल्ट आएँ, है ना, इस कोशिश में हैं। तो यहाँ हम कोशिश करेंगे इस बार आपका 1 दिन के बाद, कल तो पहला ही दिन होगा सबको देखने भालने में, परसों से वो चीज़ भी देनी शुरू कर दें जिसमें डाइट भी आपकी ऐसी हो जिससे आपका सफाई भी हो और आपकी बीमारी पे भी नियंत्रण हो। ये शिविर को कोशिश करेंगे। तो यहाँ एक घटना घटेगी कि इस प्रक्रिया में जो दबी हुई बीमारी है वो उभरेगी, और जुकाम और बुखार किसी को उभर जाए तो खुशों प्रसाद बांटे। जुकाम बुखार जिसको उभरते हैं मतलब उनका सबसे ज़्यादा कल्याण होने वाला है। जिसको जुकाम आ जाए, बुखार आ जाए, और बुखार डरने की जरूरत नहीं, मेरे किसी को हो सके 7-7 दिन घर चलता हो,
5-5 दिन चलता हो, यहाँ ज़्यादा से 1 दिन में, बहुत ज़्यादा होगा 2 दिन में ठीक हो जाएगा, डरने की ज़रूरत नहीं। टाइफाइड भी होगा, किसी का दबा हुआ होगा पुराना, टाइफाइड में रिपोर्ट कई बार आ जा, फिर वो दोबारा हो जाए, पता नहीं लगता हमको, तो वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा। तो वो डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। चौथे 5वें दिन कल एक दिक्कत तो कल किसी को आएंगी ज़्यादातर, जो चाय का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, दिन में कई चाय पीते हैं, और कल एक चाय हम लगभग देते नहीं। तो एक दिन का सर दर्द, तो जो चाय नहीं मिली उसकी तो नशा है, तो लत है, हेडेक होती है, सर दर्द हो सके तो वो तो प्यार से संभाल लेंगे। किसी का नहीं काम चलता तो हल्की दे देंगे, उसको कुछ कर देंगे उपाय। हम एक अपनी कॉफ़ी बनाते हैं, वो कॉफ़ी चाय का भी विकल्प है, उसका कॉफ़ी का भी, कॉफ़ी भी नहीं उसमें, पर स्वाद कॉफ़ी जैसा है, कुदरती है, बता देंगे, बढ़िया है, उसका वो घर बनाने का तरीका बता देंगे। तो कल कॉफ़ी दे देंगे। फिर भी किसी का काम नहीं चलेगा, ज़्यादा लग रहा, सिर फटा जा रहा, ऐसा लग रहा मर गए, तो भाई कुछ चाय ये हमारी दवा का हिस्सा नहीं है, ये तो लत का मामला है। वो बहुत, ये लत बहुत कठिन होती हैं, पर हाँ 10 दिन में आप चाहें तो छोड़ देना, आपकी चाय छूट जाएगी। चाहे कोई बीड़ी सिगरेट पीता हो, हिम्मत करें, वो भी छूट जाएगी। किसी को शराब उराब की आदत हो, थोड़ा चालाकी ना करें। देखो मैं किसी के बैग की तलाशी मेरे पे ली नहीं जा मैं ये काम मैं लगा पहले करे थे, पर मैंने लगा मैं झंझट में कहाँ तक पढ़ूँ फालतू के। ये तो सही है, इतना तो व्यक्ति बर्तन है, तो जो खाने पीने की चीज़ लाए वो हमें जमा कर दें, आपकी कीमती होगी वापस दे देंगे। मन करी जा देख के, कई लोग बहुत कुछ लेकर आवे, तो खाने पीने की चीज़ दे दें। दवा आप अभी रखें, कल को हम बता देंगे क्या करना। ना खाएं तो उपकार होगा, और बीड़ी भी ना पिए तो छूट जाएगी शिविर में ही, हेडेक खत्म हो जाएगी। अरे किसी की पीने पानी की आदत है, वो चाहे तो वो भी हिम्मत कर ले, वो भी छूट जाएगा। हम नशा मुक्ति केंद्र नहीं चलाते, नहीं तो बहुत कठिन काम है। नहीं तो बहुत लोग जो परिचित हैं उनके हर शिविर में 2-3 के तो छूट ही जा, और जटिल जटिल नशे की भी दूर हो जा, वो भी चाहोगे छूट जाए। गुटका पुटका सामान्य से है वो तो छोड़ना। तो क्या होगा, ये क्या कैसे प्रक्रिया घटेगी, तो कल जब समय मिलेगा, आज मैं सोचता हूँ मेरी बात लंबी हो जाएगी, तो जब समय मिलेगा तो इसकी चर्चा करेंगे। ये प्रक्रिया क्या है, बहुत इसको ऑब्जर्व करना, ये साधना है। आप देखोगे क्या घट रहा आपके शरीर में, शरीर की भाषा को पहचानना। किसी को हो सके कि यहाँ कोई पहले से बीमारी नहीं थी और यहाँ आ गई, अरे आए तो ठीक होने, यहाँ और तो फंस गए, स्किन प्रॉब्लम होगी, खुजली होगी, पहले तो बिल्कुल नहीं थी, उसे कुछ पता ही नहीं था उसके स्किन की प्रॉब्लम है कि। भाई डरने की जरूरत नहीं है, पता नहीं, वो आपको नहीं पता था, अंदर मामला जम रहा था, वो भी निकल जाएगी। और डर है ना उसका, और जैसे ही आप खोलोगे ना, ये प्रक्रिया से बाहर जाओगे, निकलोगे, 8 दिन के बाद खाना शुरू करा दें हम, बढ़ा दें, तो जैसे ही खाना शुरू कर देंगे वो ठीक हो जाएगा, अंदर चला जाएगा। किसी को दर्द उभर सके, कुछ चोट लगी होगी कहीं, वो भर जाएगी, वहाँ लगेगा। तो जहाँ भी शरीर में कचरा है, कितना ऑब्जर्व, शरीर का अद्भुत है, उसे मौका दो, तो जहाँ गड़बड़ है वहीं ठीक करेगा। पहले ऊपर की गड़बड़ ठीक होगी, जब ऊपर की निबट जाएगी फिर अंदर का मामला जाएगा। पहले पाचन तंत्र में है ना, मल भर रहा, आंतों का मामला ऐसा होगा, फिर जुकाम उकाम का होगा, फिर ये थोड़े बुखार निबट जाएंगे, फिर आपके लीवर में, किडनी में यहाँ कोई दिक्कत होगी, वो ठीक होगा। पर ये लंबी प्रक्रिया घटे हैं। जब आगे आते हैं, एडवांस कोर्स करते हैं, तो किसी के ब्रेन पे और हार्ट पे सबसे आखिर, हार्ट पे और ब्रेन पे सबसे आखिर में काम होता है। तो जिनको फिक्र है, चिंता है, जो गुस्से को दबा लें, जिनको नींद रात को बेड पे गए 10 बजे और 1-1.5 घंटे बाद नींद आ रही, या जिनकी नींद खुल जा और दोबारा नींद 1-1.5-2 घंटे बाद आवे, तो मैंने फिक्र शामिल हो गया उसमें, कोई ना कोई चिंता आ गई, तो उनका थोड़ी देर लगेगी। ये शरीर से ज़्यादा मन तक चला गया मामला, तो फिक्र ना करें, वो भी ठीक हो जाएगा, समय देंगे तो हमारी छोटी सी प्रक्रिया के बारे में अभी बता दें कि एक तो अभी जो सामान, आज तो भोजन हम स्वागत के रूप में देते हैं आपको। आते लगे यार पहले दिन बढ़िया दावत करते हैं, मिठाई भी हम कुछ तो मिठाई अब इन्होंने बनवा ले, कल हलवा बना रहे, मगर हम भी लेकर आ रहे,
हम अपनी मिठाई देसी प्राकृतिक अपनी दुकान चलाएंगे ना आखिरी दिन, तो कुछ दुकान भी चलानी है, अपना एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। तो हम प्राकृतिक ढंग की मिठाई बनाते हैं, फ्राई नहीं करते। उसको कैसे बनाते हैं वो एक आध दिन की बात बताएंगे। एक अंकुरित स्प्राउट करते चना, उसका लड्डू लेकर आए हैं। एक बेस मूंग की दाल का लड्डू लेकर आए हैं, सूखी भूनते हैं, नाम का घी डालते हैं बाद में थोड़ा सा, और अपने घर की ऑर्गेनिक खांड डाल ली है उसमें। एक बर्फ़ी बनाते हैं नारियल की। तो 3 चीज़ सैंपल हम अपने यहाँ से लाए हैं। तो थोड़ा थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा क्यों खिलाएं कल फिर एक दिन और लेट हो जाएगा, तो टेस्ट कराएंगे, इनने कुछ बनाया होगा। तो शिविर सारे लोग शिविरार्थी पहले से ही आ गए। अक्सर लोग लेट आते हैं हमारे यहाँ, दूर दूर से आते हैं। आप इन्होंने मंजीत जी ने इतनी बढ़िया तैयारी की, और इन्होंने चंद्रशेखर भैया ने जम के तैयारी में लग रहे थे, सब लोग पहले ही बुला लिए। तो लोग हमारे जो आज नहीं आते उन्हें कल को देते हैं। अब एक को दे दे रहे, एक को ना दे तो बाकी को सबको देना पड़े तो आज सबको दे देंगे, कल को नहीं देंगे फिर, है ना। तो आज तो स्वागत जैसा रखेंगे, पर भोजन का एक छोटा सा नियम है, और ये लत पड़ जा और मेरे जैसे को बहुत समय लगे, कभी कभी ध्यान भटक जाए, फिर मैं भटक जाऊं। भोजन को चबा के खाने की हमारी आदत बहुत लोगों की नहीं है। कुछ चबा के खाते हैं, कुछ चबा के नहीं खाते। कुछ भोजन के समय बातचीत सारी पॉलिटिक्स खाने के समय ही करें। मुझे लगता है महत्वपूर्ण मुद्दा है भोजन यार। लोग कहते हैं क्या कि पेट के लिए, पेट का सवाल बताएं, पेट के लिए काम करें, तो कम से कम खाना तो शांति से चबा चबा के खा लें। तो जिनकी आदत नहीं है, तेज़ी से खाते हैं, तो वो क्या काम करें, वो रोटी का एक टुकड़ा लिया तो उसे चबा चबा खाए बिना दाल सब्जी लगाए। दाल सब्जी लगाते हो गिल्ला हो जा, जल्दी चब जा। तो चबा चबा करके भोजन करेंगे, और फिर उसके बाद जब वो चबा चबाते अपने आप ही उसका रस बन जा रहा है, अपने आप निगलना नहीं पड़ता, अपने आप निगला जाओ। फिर उसके बाद दाल सब्जी ले लें, या पहले एक रोटी चबा चबा खा लें, फिर उसके बाद दाल सब्जी ले लें, या एक टुकड़ा चबाया बिना दाल सब्जी के, और चबते चबते रस बन गया। आइए जी, नमस्कार आइए, स्वागत है मोहनलाल जी का। आगे आइए, आगे आइए, आगे मोहनलाल जी से सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगेंगे हम, है ना। हाँ जी, तो क्षमा की व्याख्या बाद में करेंगे। तो भोजन को शांत मन से चबा चबा खाना है, और आपस में कोशिश करें बात भी ना करें। जो खाना कुछ कम पड़ रहा वो इशारा कर दे, भाई ये दे दो। उतना बोलने की मनाही नहीं है, पर धीरे धीरे मौन होकर के शांत मन से, और सारा ध्यान भोजन के टुकड़ा तोड़ने, पहले टुकड़े पर ध्यान लगाएं। टुकड़ा तोड़ रहे हैं, अंदर मुंह का हाथ लगा रहे हैं, मतलब ऐसा टुकड़ा अंदर मुंह में दे रहे हैं, तो उस पर ही कोशिश करें, और एकाग्र करें वही कि सारा ध्यान भोजन करने पर। तो भोजन करेंगे। भोजन भूख से थोड़ा कम करने की परंपरा है आयुर्वेद के हिसाब से। सांस लेने के लिए भी जगह चाहिए, प्यास लगे फिर पानी पीना है। तो शरीर में मतलब पूरा गले तक नहीं आटते। आयुर्वेद के हिसाब से बहुत सूत्र है वहाँ भी, कि एक अग्नि है, जठरा अग्नि। ये एक आग तो ये जो हम जलाते हैं, ये अंदर की अग्नि है, केमिकल है, रासायनिक अग्नि है ना। तो ये अग्नि को, ये भोजन जितना हम चबाएंगे, इसका देसी उदाहरण देते हैं हम। एक लोहे का टुकड़ा लिया, मैंने 100 ग्राम का टुकड़ा लिया, और 250 ग्राम या 250 ml तेल तेजाब में हमने उसको डाल दिया। अब हमने एक दूसरा टुकड़ा लिया लोहे का 100 ग्राम का ही, उसका हमने बरूदा बना दिया। किसी खराद मशीन पे ले गए, उसको बारीक, उसके बहुत बारीक उसके धागे से, तार से बना दिए, बरूदा बन गया। उसको फिर 250 ml उसमें डाल दिया मैंने तेजाब में। तो आप बताइए उसमें कौन सा जल्दी गलेगा? बरूदे वाले ने। आप खाना चबाएंगे, पूरा अच्छा चब जाएगा, तो उसमें पाचक रस अंदर तक जाएंगे, खाना ठीक से हजम होगा, गैस नहीं बनेगी, पूरे तत्व मिलेंगे। खाना जब चबता नहीं तो अंदर कोई चक्की नहीं चलाएं। और थोड़ा भूख से कम खाना। वो अग्नि है, वो आपने एक बार बुझ गई न। हवन कुंड में जब तक कभी यज्ञ होता है
जब हवन करते हैं अग्नि प्रज्वलित तेजी से हो जाती है तो पानी भी डाल लेंगे शुरुआत कुछ कभी कभी तो वो भी तेज कर देगी। घी डालेंगे तो तेज करेगी, पर यदि अग्नि मंद पड़ जाए और बहुत मंद पड़ेगी, बुझ गई, आप घी भी डाल लोगे तो और बुझ जाएगी। अर्थात ये जो हम जिनको भोजन का शौक है और बढ़िया खा के सेहत बनाना चाहते हैं तो भूख को थोड़ा, भूख ऐसे ही भूख नहीं लगती तो तंग करें, पर भूख को थोड़ा रख लें या भूख से थोड़ा कम खाएं, तो शांत मन से चबा चबा के भोजन लेंगे तो इतनी बात भी बहुत उपकार करेगी। तो ये 2 प्रक्रिया तो आज से शुरू कर देंगे। सुबह हम उठेंगे, कोशिश करेंगे, हम यहाँ सब शहर में से आए हैं, देर से सोने का अभ्यास है, तो आज जैसे आप चलाओ, किसी का बहुत देर वाले 12-1 बजे वाले आज 11 तक आ जाएं, है ना, कोई 11 वाले वो 10 बजे आ जाएं, तो कोशिश करें जल्दी इतना सो सकें। और जो जिनको बात, हाँ इतना ज़रूर है, बात बाहर करनी है तो एक जैसा ही ग्रुप हो, और या थोड़ा बाहर जाके कर लें, बाकी सो जाएं। तो हम कोशिश करते हैं 10 बजे लाइट ऑफ कर दें और सोने की तैयारी कर लें, सो जाएं। नींद नहीं आ रही तो ध्यान उन जो भी कुछ करें, रिलैक्स करें, है ना। और सुबह उठेंगे तो सुबह उठेंगे 2 क्रिया करेंगे। बिना कुल्ला किए दांतों की मालिश करेंगे। बाथरूम गए, पेशाब वसाब जाना तो चले गए, हाथ धोए, हाथ पूंछ लिए और दांतों को बिना कुल्ला किए दांतों की रगड़ेंगे, ऊपर नीचे अंदर बाहर 1-2 मिनट के लिए मालिश करेंगे। फिर कुल्ला कर लेंगे और 1 गिलास 1.5 गिलास बिना प्यास के, हम कहते हैं बिना प्यास के पानी ना पिएं, पर सुबह यदि प्यास ना हो तो 1 गिलास 200-250 ml पी लें, कोई बुराई नहीं। ना पीना चाहें तो कोई जिद भी नहीं, हम नहीं कहेंगे पिएं, पर ये 1.25 लीटर पीना ये ठीक नहीं है। मैंने खुद प्रयोग किए, बहुत लोगों पर प्रयोग ऑब्जर्व किए। ये 1.25 लीटर पीना, 1.5 लीटर, आज से 20-25 साल पहले बहुत पर्चे बटे मंदिरों में, हर सत्संग में कि इतना पानी पियो सारी बीमारी ठीक हो जाएंगी। तो वो कुछ दिन काम करता है, फिर वो काम नहीं करता 2-3 साल के बाद। तो प्यास हो तो जितना प्यास हो उतना पानी पिएं। किसी को 2 गिलास की 2 गिलास पी लें, शांत मन से बैठ के पानी पिएं। कौन सा पानी पीना, ठंडा गर्म, वो जो आपको पसंद हो, जो आपको रुचिकारक हो, जो आपको टेस्ट भावे। गुनगुना अच्छा लगता है गुनगुना पी लें, ये व्यवस्था से आप लोग कर देंगे। और ताज़ा पीना ताज़ा पी लें। पानी पिया, पानी के बाद फ्रेश हो जाएं तो ठीक है, फ्रेश ना हो तो बिना फ्रेश के भी चलेगा। सुबह यहाँ सूरज किस समय निकलता है भैया? 6:30 के लगभग। तो हम लोग है जी कितना 6:40, ठीक। तो हम लोग सुबह 5 बजे की कोशिश करते हैं उठ जाएं, तो पहला दिन है। और किसी लेट तक सोते हैं तो जिद नहीं करते, अपने आप उठ जाएं तो ठीक है, घंटी नहीं लगाते पहले दिन हम। कोई मान लो 5 नहीं उठ पाता, 6 उठ जाए, है ना। 6:30 कह रहे भैया 6:30, किसी की आँख ना खुले, थकावट हो, 6:30 उठ जाए। उठ करके फ्रेश हो जाएं तो ठीक है, नहीं फ्रेश होते तो फिर भी आपके कोई गिलास देंगे, 1 लोटा देंगे, 1 नैपकिन देंगे, एक वो आपको कोई बैग देंगे, उसमें एक कैथेटर होगा, उसको लेके नहीं आना, उसको ही रखना, रबर का पाइप होगा, वो अपने उसी बैग में रखो या अपने कमरे में रख दो। और उसमें 1 लोटा मिलेगा, 1 गिलास मिलेगा, या गिलास नहीं डालने गए होंगे तो जो खाना खाएंगे वहीं से मंजीत जी गिलास दे देंगे, अपने पास ले जाएं। हम अब 1 चम्मच थाली गिलास वो अपने साथ रख लें, ऐसा व्यवस्था बिजनौर में रखते हैं। यहाँ मंजीत लोग ये जो व्यवस्थापक हैं, ये जैसी व्यवस्थाएं करेंगे वही है, ठीक। तो वो अपने साथ रख लेंगे घर में। यहाँ कई बार लोग अपने बर्तन जब वो अच्छे सफाई करें, और जब वैसे ही रख दें, बहुत लोग लापरवाह हैं, तो भाई अपना बर्तन हमने साफ़ किया, कम ज़्यादा जैसे भी साफ़ करें अपने साथ ले जाएं, और जब खाने का लेकर आए अपने कमरे से ले गए और अपना गिलास अपने साथ रखेंगे। भूल चूक हो जाए फिर ले लें अपना गिलास दोबारा। तो वहाँ सुबह हम 2-3 क्रिया करते हैं। एक क्रिया है गरारे की, बीच में ब्रेक देने की जरूरत है, ठीक। मैं कोशिश करूँगा 10-15 मिनट में बात कर दूँ। अभी गरारा करेंगे तो नमक का पानी होगा, एक तरफ नमक का पानी होगा, नमकीन पानी, गुनगुना पानी। तो गार्गिल सब जानते हैं, गरारा करेंगे और गार्गिल को चाहे तो उंगली से जीभ को रगड़ लें, फिर गरारा करें, फिर जीभ को रगड़ लें, फिर अंगूठा अंदर लेते हुए तालू के ऊपर के जवाड़े में नीचे तक ले जाएं, उसे रगड़ें इस तरह से, जो सॉफ्ट भाग है वहाँ तक ले जाएं और गरारा करें
पानी फेंक दें और फिर रगड़ें, फिर गरारा करें। ऐसा उपक्रिया गरारे की, जीभ को भी रगड़ने की, पीछे तालू को भी। इसको रगड़ना है गुनगुने नमक के पानी से। ये क्रिया करने के बाद फिर हम भरपेट पानी पिलाते हैं, सभी को कराते हैं। किसी को इसमें से 10 लोगों को क्रिया कराया हमने पानी पीने की, तो एक को या किसी जगह 10 में से 2 को पानी नहीं निकलता, तो कोई बात नहीं, 2-3 दिन लगातार करा कर ट्राई करके देखते हैं कि ये इमरजेंसी में क्रिया काम आती है, कभी जरूरत पड़ जा, कभी फूड पॉइजनिंग हो जा, किसी को कफ ज़्यादा बनता है उसका निष्कासन करती है क्रिया। इसको आयुर्वेद में बोलते हैं कुंजल बोलते हैं, गजकरणी बोलते हैं, है ना, वमन बोलते हैं, पलटी बोलते हैं, कई नाम है। पानी पी के निकालना। तो पानी पी के निकालने के लिए ये है कि आपको पानी पिया, बैठ के पानी पीते हैं, नीचे बैठ के पी लें इस तरह से पोस्चर में, ऐसे बैठ के पानी पी लें। जो इस तरह नहीं पी सकते पानी, वो कुर्सी पे बैठ के पी लें। घुटने जिनके काम नहीं करते वो बैठ के पानी कुर्सी पे बैठ के पी लें। बिना माइक की भी आवाज़ आ जाएगी। तो आपने पानी पी लिया और पानी पी करके ये जो बाईं तरफ हमारा आमाशय होता है, तो ऐसा उसको दबाया। कई उल्टे से ध्यान नहीं रहता है, दोनों हाथ से ऐसे दबा लो, हो गया। ये थोड़ा झुक के दबाते हैं, तो पेट को, आमाशय को दबाना है, हल्का सा हिलाया। दबाना नहीं करना चाहिए, ऐसा करके हिलाना है। तो जो पानी में जो उसमें थोड़े बहुत कफ है, जो मलगम वगैरह है, कफ वगैरह है, थोड़ा बहुत एसिड भी होता है किसी में, पर ज़्यादातर कफ का निष्कासन होता है कुंजल से, वो बाहर आएगा। जिनको एसिड और कफ ज़्यादा है उसका पानी सारा निकल जाता है पहले दिन में ही, ज़्यादा झंझट नहीं। सरल क्रिया बच्चे भी कर लें तो उसको करेंगे। पर इसमें क्या है, अधिकतम पानी पीते हैं, 1-2 गिलास से नहीं होता, बिना स्वाद लिए। बहुत तेज़ी भी नहीं करते, बहुत धीरे धीरे भी नहीं पीते, पर पानी पीते हैं। और जितना अधिकतम पी सके, 4 गिलास, 5 गिलास, 6 गिलास, जितना पी सके पिएं। और थोड़ा पेट को हिलाया और फिर क्या करेंगे, जब पेट हिल गया तो ऐसा घुटने को बाहर निकालेंगे, हो गया। घुटने को बाहर निकालेंगे, है ना, ऐसा हाथ यहाँ रखेंगे और एक हाथ से इसको ना पेट को नीचे से नाभि के पास से पीछे को दबाएंगे, ऊपर को उठाएंगे हल्का सा, तो जिससे प्रेशर बढ़े। वो थैली ना आमाशय हल्का सा प्रेशर पड़ता है तो उससे पानी बाहर आने में मदद मिलती है। और अपनी 2 उंगलियाँ, जो भी हाथ आपका चलता है, वो अंदर तक ले जाएं। और एक छोटी सी वो पीछे ना, मामूली सी पीछे बिल्कुल आखिर में एक छोटी जीभ जैसी होती है, उसको टच करते ही अपने आप पानी बाहर आएगा। ठीक, तो इससे पानी बाहर आ जाएगा। इसको कुंजल बोलते हैं, वमन बोलते हैं। धीरे धीरे सिखा देंगे। किसी को नहीं आएगी करनी तो वहीं जब सुबह कराएंगे, हम लोग रहेंगे वहाँ, तो ये क्रिया करेंगे। इस क्रिया के बाद फिर हम, लोटा होगा आपके पास, तो जल नेती, उसमें गुनगुना पानी लेंगे नमक वाला। ये ध्यान रखना है, जो ये कुंजल की क्रिया है, नमकीन पानी से नहीं कराते। किसी खास रोगी को नमकीन पानी से कराते हैं, बहुत मलगम हो, बहुत कफ हो, उसको कराते हैं नमक के पानी से, नहीं तो सबको हम प्लेन सादे पानी से। और बल्कि कुछ लोगों को मेडिकेटेड उस पर पानी से कराते हैं, औषधि वाले पानी से कराएंगे। तो वो पानी ऐसा होता है, उससे एसिड भी न्यूट्रल, मतलब पानी बच भी जाएगा, पूरा नहीं निकलेगा, फिर उसकी फिक्र ना करें, पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाता है वो। तो कुंजल के बाद हम जल नेती कराते हैं। लोटे में पानी, नमकीन पानी लिया और हल्का सा टोंटी लगाई और हाथ को नीचे लोटे को रखते हैं, कल वहीं दिखा देंगे। और टोंटी को ऐसा लोटा ऊपर सा करते हैं, गर्दन थोड़ी झुकाते हैं, मुंह हल्का सा खुला रखते हैं, अपने आप पानी नीचे आने लगे। बच्चों जैसा खेल है, सोचने में फिक्र है नहीं तो कुछ नहीं, सब कर लें, पर नमक होना चाहिए पानी में। वो हम वहाँ देख लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं नमक कितना कितना नहीं। तो ये क्रिया करनी वहाँ जल नेती की। तो पहले गरारे, फिर पानी पी के निकालना कुंजल, और उसके बाद जल नेती। जल नेती के बाद हम कपाल भाती करते हैं झुक के, ऐसा आप झुक गए, या पानी को मतलब सांस को धक्के से फेंकते हैं, तो थोड़ा बहुत नाक में पानी होता है वो निकल जाता है। फिर साइड में ऐसा, फिर दूसरी तरफ गर्दन करके, फिर नीचे को गर्दन करके, ऐसा करके हम 3-4 बार कपाल भाती करते हैं। थोड़ा थोड़ा बार ये पानी निकल जाता है इस तरह से। ना भी करें कोई इतना उसकी फिक्र की बात में नहीं, पर कभी की 1-2 बूंद आपका कंट्रोल में नहीं रहता पानी, दिन में कभी भी वो 1-2 बूंद निकल सकता है यदि वहाँ रुक जाएगा।
तो निकाल ले तो ठीक है। इतनी क्रिया होगी। इस क्रिया के बाद कहाँ व्यवस्था रहेगी आपके, जहाँ आप ठहरे वहीं या हॉल में जहाँ भी व्यवस्था होगी, आपकी नाक में हम लोग गाय का घी गुनगुना रहता है, 2-2 बूंद 3-3 बूंद वो डालते हैं, एक एक स्वर में, एक एक नासिक नोस्ट्रल में, 2-3 बूंद एक में, 2-3 बूंद एक में। किसी को हम तेल डालते हैं सरसों का, किसी को अणु तेल डालते हैं, षडबिंदु तेल डालते हैं। तो किसको क्या डालते हैं, कल मोटा मोटी सी जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है, गर्मी ज़्यादा लगती है, पित्त बनता है ना, तो या सफाई बहुत पसंद है, पित्त प्रकृति के हैं, उनको हम घी डालते हैं गाय का। और जिनको थोड़ा जुकाम सर्दी रहती है, और जिनको जुकाम सर्दियों में होता है, कफ रहता है, जुकाम रहता है, उनको तेल डालेंगे। तो पूछ लेते हैं, 1-2 दिन तो नॉर्मल जैसा डालते हैं, फिर बाकी धीरे धीरे तय कर लेते हैं कि इसको क्या, कौन सा तेल, क्या घी, वो डाल देंगे, आपकी कॉपी में लिख देंगे कि कौन सा तेल वो डालने वाले आते हैं, तो आप उनको बता दें मुझे ये डालना, या पूछ के भी, अब हम सब लोग रहते हैं वहाँ, तो वो तेल या घी डाल लेंगे। इसके बाद एक क्रिया और होती है, वो कल 2-3 दिन बाद कराएंगे हम। आजकल ऑयल पुलिंग बोलते हैं, मुंह में तेल रखना, 1.5-2 चम्मच तेल, 1 चम्मच से लेकर 1.5-2 चम्मच तक लोग तेल मुंह में डाल रखते हैं, और कुछ देर, तो 2-3 दिन बाद उसके बारे में बताएंगे, वो बाद में कराएंगे, पहले इतनी व्यवस्था हो जाए। इसके बाद हम फिर आसन प्राणायाम योग की क्लास होगी, वो 1-1.25 घंटे होगी, धीरे धीरे कराते हैं हम, और हल्का फुल्का कराएंगे। पहला दिन है जो सब कर लें। जो ऐसे बुजुर्ग हैं जो बैठ नहीं सकते, दिक्कत होगी, तो उनके लिए कोई बेड वगैरह या तकत पे कहीं वो देख लेंगे व्यवस्था। अधिकतम कुछ ना कुछ ऐसा कराते हैं, बुजुर्ग लोग भी कर लें, बच्चे भी कर लें, सब तरह की कोशिश करते हैं, वो कराएंगे। तो आसन प्राणायाम होगा। आसन प्राणायाम के बाद तो पहले ही आपको क्रिया से पहले काढ़ा देंगे, आसन से पहले। कल मान लो पहला दिन है, तैयारी में दिक्कत हो जाएगा ना, हो जाएगा, तो कल एक काढ़ा देंगे, उसका नाम आरोग्य अमृत है। वो शरीर का शोधन करता है, जुकाम बुखार उनको निकालता है, स्किन प्रॉब्लम के लिए बढ़िया चीज़ है, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत बढ़िया चीज़ है आरोग्य अमृत। क्या क्या डालते हैं, क्या क्या काढ़ा, वो सब लिखवाते भी हम आपकी, बल्कि टाइप कर काफ़ी चीज़ें हम तैयार करके ले आए, आपको व्हाट्सएप पर दे देंगे, प्रिंट आउट निकलवाना चाहो तो। ज़्यादातर चीज़ जो हम यहाँ कराते हैं ना, वो कोशिश करके हमने पूरी तैयारी करी है, मैक्सिमम चीज़ें लिख ली। 1-2 चीज़ें प्रूफ रीडिंग हो रहा है वो यहाँ कर देंगे, तो पूरा 100 पेज के लगभग है, वो सारा आपको यहाँ उपलब्ध करा देंगे। वो आप चाहे तो आपके फ़ोन पर डाल देंगे, जैसा आप चाहो, ईमेल पर डाल देंगे, उपलब्ध करा देंगे, तो सब डिटेल उसमें मिल जाएगी। तो उसके बाद फिर आसन वगैरह के प्राणायाम के बाद 15-20 मिनट बाद आपको कोई हम जूस देंगे। तो यहाँ क्या जूस देंगे, क्या आया होगा, तो गाजर, एक जूस में कई चीज़ मिलाते हैं, तो जो बहुत बेहतर होता है, हाईली अल्कलाइन जो जूस होते हैं वो देते हैं, तो स्वादिष्ट भी हों, रुचिकारक भी हो, और सेहत के लिए बढ़िया हो। तो वो हर जूस देंगे, उसके बाद 1 घंटे बाद फिर जूस दे देंगे कोई, तो भूख की फीलिंग नहीं होगी, इसमें शोधन करेगा। सुबह के जो जूस हैं अमृत हैं इस इलाज में। तो सुबह हम वेजिटेबल जूस देते हैं, तो 2-3 जूस देंगे, और दोपहर को भोजन देंगे, सामान्य जो भोजन है, शांत मन से चबा चबा के भोजन देंगे। फिर हम थोड़े गरम मसाले कम कर देंगे, मिर्च कम कर देंगे, किसी को लेनी होगी हरी मिर्च अलग से ले लेगा, थोड़ा ऐसा खा लें जो सब खा लें। तो धीरे धीरे हम इस साधक की तरीके से चलेंगे, तो 3-4-5 दिन में धीरे धीरे चलते रहेंगे, और वो व्यक्तिगत होगा। हम अनाम पूछ के आपसे पूछेंगे आपको क्या लेना, तो वो क्लास में बताते रहते हैं। शाम की जो क्लास होती है ना, शाम को क्या लेना, दोपहर को क्या लेना, ये क्लास में हम आपको योगा क्लास में बता दिया। एक ही नियम है बस, यदि भूख नहीं, जूस का समय वो घंटी बजेगी तो देगा, आपको मन नहीं है भूख नहीं, छोड़ दो, खाने के समय भूख नहीं छोड़ दो। या किसी को लग रहा मन कमज़ोर है, खाऊं कि ना खाऊं दुविधा, फिर खाने का मन कर गया तो थोड़ा खा ले, पर उसके नियम ये है कि पहले से ही थोड़ा लें। एक बार खाना शुरू कर दो कंट्रोल नहीं रहता, पहले इतना ही लेना भाई, एक बार लेना बस, थोड़ा ही लें, दोबारा फिर लालच ना करें। तो ये कंट्रोल तो आपको खुद करना, हम चौकीदारी नहीं कर सकते। इस शिविर का गहरा लाभ लेना है तो यदि भूख है तो लें, पानी पिए, प्यास है तो पानी पिए। कई लोग पूछे कितने गिलास पानी पिए, कितने नहीं, बाद में इसको फाइनल करेंगे क्या कितना पीना चाहिए। प्यास है तो पानी पिए, प्यास नहीं तो मत पिए। इस शिविर में तो भूख है तो भोजन लें, भूख नहीं तो छोड़ दें, ठीक। तो इतनी सी बात करनी। तो योगा के बाद फिर एक क्रिया होगी कल,
उसका नाम है पहले आपकी जो सिकाई पेडू की जाती है वो गर्म डायरेक्ट नहीं करते, तो पहले हम आपको गर्म सेक देंगे। तो बोतल देते हैं, प्लास्टिक की बोतल, पानी गर्म पानी होता है, तो उसके पहले एक नैपकिन देंगे। उस नैपकिन को आप ताज़े पानी में, ठंडे पानी में डुबो लिया और उसको निचोड़ लिया, और निचोड़ के पेडू के ऊपर रखते हैं, नाभि से 1 इंच ऊपर, दोनों तरफ बराबर आ जाए, फिर नीचे तक जहाँ तक वो जाए, नाभि से नीचे तक, नाड़ा नीचे जरूरत पड़े नीचे कर लें। और उसके ऊपर गर्म बोतल को रखते हैं, गर्म पानी की, और उस बोतल को रखते हैं। ये बोतल की सिकाई हम 5 मिनट, किसी को 4, 5, 6, औसत 5 मिनट तक करते हैं। व्यक्तिगत बाकी किसी को होगा वो और बता देंगे। यदि वो बोतल में पानी ज़्यादा गर्म लगे आपको, तो आप उसे उठा लेना, उठा कर अलग रख दो थोड़ी देर के लिए, फिर रख देना। और हमारे साथी वहाँ घूमते रहते हैं, वो बोतल आपसे ले भी लेंगे, नहीं तो आपका पहला दिन है सिस्टम लगे तो 5-6 मिनट के बाद आप बगल रख दें। फिर उसके बाद आपको मिट्टी की एक पट्टी देंगे, वो भी पेड्डू में इसी तरह रखी जाएगी जहाँ बोतल रखी थी, जहाँ कपड़ा रखा, तो पूरे पेड्डू मिट्टी की पट्टी। मिट्टी जो है ना, बहुत कई लोग गंदगी ना माने, मिट्टी सफाई एक तरह टॉक्सिन को सोखती है, हल्का सा न्यूट्रिशन भी करती है। तो मिट्टी अद्भुत चीज़ है और वो बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है, जो हमारा आमाशय को और जो हमारा पेडू का संस्थान है ना, लोअर एब्डोमिनल, उसके अंदर जो मल है वो धीरे धीरे उसको मतलब एक तरह से वो मल धीरे धीरे खिसकाने का काम करती है, उसको ब्रेक करती है। गर्म ठंडी है, एक गर्म है एक ठंडी है, तो इसकी प्रक्रिया कैसे काम करती है अगले 2-3 दिनों में इसका जिक्र करेंगे। इतनी क्रियाएं कल सुबह करेंगे। इसके बाद किसी को जिसका पेट साफ नहीं होता तो हम एनिमा दे देंगे, उसके बाद बीच में जूस दे देंगे, फिर एनिमा दे देंगे जिनका पेट साफ नहीं होता। मल द्वार से, गुदा द्वार से कुछ किसी मात्रा में पानी या कोई और चीज़, सिर्फ बहुत तरह के काढ़े होते हैं हमारे, बहुत तरह के औषधि होते हैं, मेडिकेटेड होते हैं वो, तो वो देते हैं और वो बताते रहेंगे आपको बहुत। तो उसको आपको जितना रोक सके रोकें, और जब लग रहा नहीं रोक पा रहे तो फिर लेट्रिन में चले जाएं। जहाँ ये एनिमा दिया जाएगा वहाँ दोनों तरह की लेट्रिन होंगी, इंडियन भी, वेस्टर्न भी, देसी भी और अंग्रेजी भी। तो जहाँ जिसको जाना वहाँ चले जाएं और फिर हाथ धो लेंगे। बीच में भी किसी को हो सके दोबारा जाना पड़े तो उसकी कोई फिक्र ना करें। इसके बाद थोड़ा नहाना सुबह नहीं करना, इन क्रियाओं के बाद नहाना। किसी को मान लो दर्द वगैरह होगा तो स्टीम दे देंगे, है ना, कोई और छोटी मोटी क्रिया करा देंगे। कल मसाज वगैरह नहीं कर पाते, कोई बहुत बीमार होगा या लोकल कोई छोटी मोटी मसाज होगी, दूर से आया, वो देख कर, चूँकि कल की व्यवस्था में हम धीरे धीरे सारी पहला दिन होता है और ज़्यादा क्रिया भी नहीं कराते, तो इतनी क्रिया होगी। इसके बाद आराम करेंगे और आराम के बाद 3 बजे फिर हम मिलेंगे। 3 बजे आगे क्या करना है वो बात, क्योंकि समय लंबा हो गया मुझे बोलते बोलते, अब थक भी गए होंगे, तो 3 से आगे क्या क्रिया करेंगे उसी क्लास में बताएंगे। तो शाम का भोजन होगा, 2 क्लास हम रोज़ करते हैं, तो सोम भाई से रिक्वेस्ट करेंगे, हम 5 क्लास 6 क्लास दर्शन की करते हैं हम शिविर में अपने, वो यहाँ है, तो या और आप लोग तय कर लें, संकेत भाई हैं जो भी, और अपने चंद्रशेखर जी हैं। तो चूँकि ये केवल शरीर का स्वास्थ्य भी, यदि मन स्वस्थ नहीं है तो यहाँ तो हम ठीक ठाक कर देंगे, फिर घर जाके फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो मन स्वस्थ हो तब तन स्वस्थ हो पाता है। तो मन के स्वास्थ्य का भी, और बहुत सारे झंझट तुम्हारे रिश्तों के कारण भी है बीमारी, और बहुत ही नज़दीकी रिश्ते बहुत बड़ी बड़ी बीमारी दे रहे हैं। अभी नहीं बताता, 2-3 दिन बाद बताऊँगा, 4-5 दिन बाद बताऊँगा इस बात को। जो बहुत नज़दीकी रिश्ते हैं हमारे, जो बहुत नज़दीकी रिश्ते हैं, वहाँ बहुत बड़ी बड़ी बीमारी पैदा हो रही हैं। तो उनको भी शेयर करेंगे आपसे। तो खुद के अपने बारे में कुछ बात, रिश्तों के बारे में कुछ बात, है ना, सिस्टम व्यवस्थाओं के बारे में थोड़ी बहुत बात। अर्थात मैं तो सोचता हूँ ज़्यादा ज़रूरत तो इनको वहाँ जाने की थी, सोम के पास। मेरे पास गए गलती से, पर आगे तो क्या करें। तो आखिरी में हम यही कहें, भैया देखो ये शिविर तो हो गया, ये शिविर आगे आओगे कभी सफल तब होगा, उस शिविर में वो कर आओ पहले। तो चूँकि तो जब ज़्यादा गंभीर रोग, नाजुक लोग हो जाएं तो कम क्लास हो, बीमारी की ज़्यादा हो जाए, वो तो मौके के ऊपर है कितनी क्लास कितनी हो, पर कोशिश करते हैं 6-7 घंटे हम
1-1 घंटा रोज़, कभी मन लग गया तो 1.25 घंटा भी हो जाए, इतना बांध के रखते हैं हम बिल्कुल, है ना, कभी 1.25 घंटे का भी। तो जैसी वो क्लास होती है, 1-2 दिन के बाद हम वो क्लास परसों से शुरू कर देंगे, तो 8 तारीख तक तो करेंगे, फिर देखते हैं आगे। तो 2 घंटे के बीच में देते हैं हम, तो 3 से 4 एक क्लास होगी, आधा घंटे का ब्रेक, 4 से 4:30 को जूस देंगे। फिर तो कल हम धनिया कॉफ़ी देंगे, चाय का विकल्प है हमारे यहाँ, है ना, तो चाय महारानी का ख्याल रखेंगे। फिर अपना एक क्लास उसके बाद 4:30 से 5:30, फिर घूमने फिरने का समय। पर घूमने फिरने में दूर, मतलब ऐसी जगह धूल धाड़ में ना जाएं, मतलब अपने परिसर में रहें। और बहुत दौड़े ना, जो पहले से एक्सरसाइज करते थे, जिम जाते थे, धीरे धीरे एक्सरसाइज कम करें, एकदम ना बंद करें। और जो बिल्कुल नहीं करते, थोड़ा बहुत घूमे फिरें, आसन करें, प्राणायाम करें, टहलें, वो प्रक्रिया करेंगे। और फिर शाम को भोजन हम तो जल्दी देते हैं, पर यहाँ शहर का वातावरण है तो 8 बजे कर लें, 7 बजे कर लें, जिनको जल्दी भूख है 2 पारी में कर लें, 3 में कर लेंगे। तो 7:30 से 7 से जैसा ये अनाउंस करेंगे, 7:30 7 से 8 का। तो जिनको ज़्यादा भूख देर में लगे वो आखिरी में आ जाएं, तो 2-3 पारी में भोजन हो जाएगा। और भोजन के बाद फिर हम लोग 1 घंटे के लिए बैठते हैं, गीत संगीत के लिए। डांस किसी को आता हो डांस करे, गीत करे, चुटकुले सुनावे, कहानी सुनावे, फिल्मी गीत भी अलाउ कर दें हम लोग, पर ऐसे गीत जो सब सुन लें, है ना, इतना ख्याल रखें हम। तो ऐसा एक कार्यक्रम चलेगा। तो ये बीमारी का इलाज जैसा कैंप नहीं होता, ये मौज मस्ती का कैंप है, रिश्ते बनाने का कैंप है। हमारे यहाँ लोग 10 दिन का जो शिविर कर जाए ना, तो बहुत लोग दूर से कहाँ के आवे, सबके रिश्ते बन जाएँ। तो बहुत जब साथ रहेंगे 10 दिन में, तो बहुत लोग के रिश्ते भी बनेंगे। और हम लोग का जो अनुभव आया है, पहले दिन तो लोग मानते हैं हमें तो प्राइवेट रूम चाहिए, पर हमारे यहाँ थे ही नहीं प्राइवेट रूम, अब मजबूरी में बनाने पड़े। जब लोग 2-4 लोग तंग कर लगे, इमरजेंसी के लिए बनाए थे। तो रिजल्ट जो आते हैं बेहतर, वो इकट्ठे में आते हैं। दुविधा रहती है, सोने में दिक्कत आती है, बाधा आती है, पर किसी से किसी की दोस्ती हो जा, कोई शेयर कर लगे अपनी बात, अचानक नए लोगों से दोस्ती हो जा, खुल जा आदमी, तो बहुत उपकार करें इकट्ठे रहने में। पर फिर भी यहाँ हम 24 घंटे साथ रहेंगे, तो बहुत लोग, महिला को तो ज़बरदस्त उपकार हो उसमें। हमारे यहाँ कमरे थे नहीं, एक शिविर में कम लोग आए, तो मैंने एक कमरे में ठहरा दी 3-4 महिलाएं। अगले महिलाएं आई तो मैंने कहा कम है, तो उस दूसरे में ठहरा दी, फिर तीसरे में ठहरा दी। शाम को पता लगा जो एक दिन तो 2 में ठहराई, वो सारी 1 में हो गई शाम तक। अगले दिन मैंने तीसरी जगह भी ठहराई, वो भी तीसरे में आ गई। एक कमरे में 13 महिलाएं इकट्ठी होगी। और वैसे बाहर से जब हमें कहें हम तो वो प्राइवेट रूम चाहिए, सेपरेट रूम चाहिए, तो महिलाओं की तो माए न्यारी है, भावना के रूप में उनका मुकाबला नहीं है, रिश्ते बहुत नज़दीक से जल्दी बना लें वो। खैर, तो ये जो शिविर है, एक अच्छे रिश्ते, जब 10 दिन इसमें रहते हैं ना, बात करते हैं यहाँ, वहाँ तो विद्या के शिविर में क्या, वहाँ भी दोस्ती हो जा, पर वहाँ तो फिर पूरा सुनना पड़े ना, फिर उस पचाने में ध्यान चला जा। यहाँ उतनी गहरी बात नहीं ना पचाने की, यहाँ तो खाना पीने का ही मामला ज़्यादा चले। ये कह रहे खाना मिलेगा नहीं पचाएंगे, हम तो खिलाते नहीं, खाते हैं लोग। तो मैं सोचता हूँ मोटी सी मेरी बात होगी, छोटा 5 मिनट की बात और करूँगा। इस शिविर का एक सौभाग्य मिला है हमें। भाई काशीराम जी हैं, बहुत ही पवित्र आदमी हैं, बहुत ही सज्जन आदमी, साधु आदमी हैं, प्राकृतिक चिकित्सक हैं। जब हमारे मित्र हैं, जिनके ये शिष्य हैं, मैं भी उनका रोगी रहा हूँ कभी इलाज के लिए, तो एक तरह से मेरे गुरु भी वही हैं जो इनके गुरु हैं शुरुआती। फिर मेरे शर्मा जी गुरु मिल गए, शर्मा जी ने थोड़ा और कहीं ने आगे की बात बताई। तो एक बहुत तपस्वी व्यक्ति थे, उनके बारे में समय मिलेगा बाद में बात करेंगे। स्वामी जगदीश्वरानंद, मैं उनके पास गया था 82 में इलाज करा, 82 में उनके यहाँ मैंने रहा था भर्ती, और उनसे प्रेरणा पा के मेरी नेचुरोपैथी में रुचि हुई। आप भी उन्हीं के शिष्य रहे हैं, बहुत ही निष्ठावान साथी हमारे। और आप स्वतंत्र हेल्थ सेंटर भी चलाए, देश में कई सेंटर खड़े किए आपने, कैंप भी करते हैं जगह जगह जाके। बिजनौर हमारे एक शिविर में हमने इनको बुलाया था, और मैंने आग्रह किया था यार थोड़ा जीवन विद्या का भी शिविर कर लो। तो ये गहरी बात है, तो धीरे धीरे कह रहे इनको लाइन पर लग गई विद्या में, अब विद्या में अर्पित हो गए। तो मैं कह रहा थोड़ा स्वास्थ्य का भी जारी रखो भाई, ऐसा ना करो कभी एक तरफा हो जा, तुम अपनी विद्या उसका भी प्रयोग करो। तो खैर भिवानी ने मिलजुल के ऐसी व्यवस्था बना ली कि विद्या भी करेंगे और स्वास्थ्य का भी। तो भिवानी हेल्थ का सेंटर भी बन रहा है अपना हरियाणा में। तो काशीराम जी वहाँ मुख्य चिकित्सक हैं,
तो यहाँ ज़रूरत लोग ज़्यादा ही थी, तो हमने काशीराम जी को मनाया। राजेश पालीवाल जी कहाँ हैं भाई? राजेश पालीवाल जी इनके ये हमारे परिचित भी थे पुराने, और अभी ये इनसे जोड़ी इनकी बन गई। ये भी मतलब एक तरह से सहायक रहेंगे, सहयोग करेंगे क्रियाओं में भी। तो और बिजनौर से तो हमारे पहले ही इकट्ठे 8 के 8 हो जाओ भाई, तो तब ज़्यादा अच्छा होगा परिचय। तो पूरी टीम आई बिजनौर के अपने सेंटर की। हाँ जी, कहाँ है भाई बाकी सब? अच्छा, उनको बुला के लाओ भाई, फिर बार बार नहीं, कहाँ देखो, फ़ोन कर लो भाई। खड़े होने तुम तो कैसे बैठे हैं? तुम्हें तो कह रहा 2 तो हैं, सब ही हैं भाई। हाँ अच्छा, आ जाएंगे। हाँ तो हमारी टीम है ये सारी, और इसमें रसोईया से लेके और उपचारक तक, पुरुषों के भी महिला के सब लोग हैं। 9 लोग वहाँ से आए हैं, और डॉक्टर साहब तो मुख्य हैं ही हैं। चिकित्सक ये रहेंगे क्रियाओं के, प्राकृतिक चिकित्सा की जितनी भी क्रियाएँ होंगी, इलाज जितना होगा वो डॉक्टर साहब के निर्देशन में होगा। योग भी डॉक्टर साहब कराएंगे, और राजेश जी ये सब लोग सहयोग करेंगे। तो राहुल अपने आप कुछ बताओ, अपना परिचय खुद दो। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राहुल है जी, और मैं थोड़ा डाइट का और उसका मैं देखता हूँ, जो आप लोगों को जूस, काढ़े, खाना जो भी देना है वो मैं दे। मैं सुनीता हूँ, सबको नमस्ते। आपका सुनाई नहीं? हाँ, सुनाई नहीं? मेरा नाम सुनीता है। मेरा नाम सुनीता है, मैं इनके साथ उपचार में काम करती हूँ। मेरा नाम अर्चना है और मैं नेचुरोपैथी में काम करती हूँ। मेरा नाम निशु है और मैं उपचार में काम करती हूँ। सभी को नमस्ते। मेरा नाम बबली है और मैं भी उपचार में काम करती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम बाबू सिंह है और मैं मसाज करता एक हीरो गायक। तो एक साथी सोनू रहेगा ना, 2 कौन कौन? हाँ, 2 हमारे साथी रह गए। वो आ जाएंगे तो उनका परिचय करा देंगे। एक प्राकृतिक चिकित्सक भी हैं संतोष जी, और एक सोनू है, वो भी पुरुष उपचार में की व्यवस्था देखता है, और मालिश मतलब बहुत ही भावना से करते हैं लोग ये। तो इनकी जो विशेषता है, पूरा मन लगा कर डूब कर अधिकतम करने की कोशिश करते हैं सब लोग, है ना। तो मैं डॉक्टर काशीराम जी से आग्रह करूँगा कि थोड़ी देर कुछ मूवी। सभी को नमस्ते। वैसे तो आने में उनको देर हो गई, ट्रेन लेट थी, इसीलिए सुबह 8 बजे आना था। काफ़ी अभी सीधे इधर ही आए। हम सफर में रिजर्वेशन था, 8:05 पे यहाँ ट्रेन थी, अभी आई कोई 5 बजे आई होगी ट्रेन। परिचय तो दे ही दिया। मेरा नाम काशीराम है, मैं प्राकृतिक चिकित्सा में काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, और यहाँ शिविर के बारे में जो आर्य जी ने जो परिचय दिया है शिविर का, तो उसमें भूमिका निभाएंगे। और जो ये टीम है वो किस प्रकार से और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे और आप समझ पाएँ, उसके लिए जो आधार की जो चीज़ है, जो यहाँ जो शिविर है, इसमें जितने भी रोग हैं, ये जो रोग हैं, जैसे जैसे इलाज देते हैं ये रोग उभड़ कर आता है, यानी कि उभाड़ होता है, एक तरह से दबे हुए रोग उभड़ते हैं इसमें। तो प्राकृतिक चिकित्सा में क्या है, इसका जो सिद्धांत है, इसमें जो रोग है, ये जो नए रोग हैं, जुकाम, खांसी, ऐसे बुखार, ये नए रोग हैं, और ये नए रोग आ जाते हैं। और इनको जैसे पता है ना कि बुखार आ जाए तो प्रसाद बांटना, आर्य जी जैसे अभी कह रहे, तो वो क्या है कि उससे क्या है कि वो आ जाते हैं, उभर जाते हैं, और उसको हम प्राकृतिक चिकित्सा से उनको दूर कर देते हैं, और ये जो उसे पुराने रोग में वो परिवर्तित नहीं होते हैं। तो ये प्राकृतिक चिकित्सा का जो शिविर है, ये क्या है, ये एक तरह से जैसे आप गाड़ी को गैरेज में करते हैं, तो
उसकी क्या है, ओवरहालिंग होती है, सर्विसिंग होती है। तो आप यहाँ यही काम करने आए हैं कि गैरेज में गाड़ी है, शरीर को जो है ओवरहालिंग, अंदर से बाहर से शुद्धि क्रियाओं से संशोधन करना है। तो दो ही रोग हैं, मानसिक रोग और शारीरिक रोग। तो मानसिक रोग है उनका, ये दोनों ही शिविर यहाँ पर हैं। तो ये जीवन विद्या वाला मानसिक है, शारीरिक ये है कि जी सोम भैया वो करेंगे ही, और आर्य जी और हम सब बैठे ही हैं इसके लिए, तो ये दोनों हो जाएंगे। तो इसमें क्या है, जो प्राकृतिक चिकित्सा है, प्राकृतिक चिकित्सा में, प्राकृतिक चिकित्सा क्या मतलब, रोग जो हैं इसमें ठीक होना बहुत सरल है, बीमार होना बहुत कठिन है। आप ये देख लें, वैसे तो आपको उल्टा लग रहा होगा ये, बाकी आप रोगी तो हो जाते हैं, परंतु जो स्वस्थ व्यक्ति है, कोई एकदम स्वस्थ है, वो कहे कि बुखार ला के दिखाओ, नहीं आ सकता एक साथ, तो बुखार नहीं आ सकता। यानी कि अंदर की जो प्रक्रिया और ठीक होना बहुत जल्दी ठीक आप हो सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जितने भी रोग हैं, नए रोग हों या पुराने रोग हों, वो पहले नए रोग में तब्दील होते हैं और वो पुराने रोग, वो नए रोग भी हट जाते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा का जो है एक मतलब रोग क्या है, संयम और पुरुषार्थ जहाँ है स्वास्थ्य वहाँ है, भोग और प्रमाद जहाँ है रोग वहाँ है। मतलब रोग और इसका, अब हम इसको एक वाक्यांश में कहें क्योंकि समय कम है, बाकी तो आपको धीरे धीरे जितनी भी प्रक्रियाएं हैं प्राकृतिक चिकित्सा की, मतलब मिट्टी पानी धूप हवा की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, उन सबको बताते रहेंगे कि इससे क्या लाभ होगा। ठंडा गर्म सेक करेंगे पेट का, किसी के जोड़े का दर्द है तो उसका क्या लाभ होगा, कितनी देर क्यों करते हैं, ज़्यादा देर क्यों नहीं करते, कम देर क्यों नहीं करते, तो उसको निश्चित समय है। कुछ पानी की हैं, कुछ भाप की प्रक्रिया हैं, जो मसाज है उसको किस तरह से, और एक लोकल अंग पर ही एक देते हैं, तो कितनी देर कैसे, आप अपने आप भी कैसे करें। तो ये शिविर एक तरह से जागरूकता का है और आपको जो है एक सिखाने का है। आप स्वयं सीख जाएंगे, और ये प्रशिक्षण शिविर है, प्रशिक्षण दे दिया आपको और आप अपने घर को, परिवार को, सबको ठीक रख सकते हैं। तो एक बार सीखने के बाद में फिर हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसमें एक पहले वैसे मुझे बहुत समय नहीं हुआ, आर्य जी की प्रेरणा से ही मैं इसमें जीवन विद्या में आया। पहले मैं प्राकृतिक चिकित्सा और आर्य समाज में था लंबे समय से, तो वही धुन थी और उसी में लग रहा था। फिर लगा कि ये तो और भी एक सीढ़ी और आगे है और फिर इससे आगे कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं फिर समर्पित होकर, ये भिवानी का केंद्र है उसमें प्राकृतिक चिकित्सा के लिए वहाँ पर, और वहाँ पूरा टाइम वहीं दे रहा हूँ। तो वहाँ जीवन विद्या के शिविर भी लगते हैं, सोम भैया अभी लगा के आए हैं। तो कहने का ये है, तो मतलब कुछ शब्द पिछले भी हैं। तो एक कविता मैंने तैयार की थी, तो स्वास्थ्य के विषय में ये है कि एक दो शब्द थोड़ा इधर उधर है, जीवन विद्या से ना जोड़ें उसको, तो इसलिए मानव को संसार में, हम मानव हैं ही, मानव को संसार में मिलते नाना भोग, सबसे पहला सुख है रहना सदा निरोग। रहना सदा निरोग, नहीं रोगों में फंसना, भाग्य उसी के लिखा सदा जीवन में हंसना। भाग्य उसी के लिखा सदा जीवन में हंसना। रोगी को तो धन वैभव भी तड़पाता है, रोगी को तो धन वैभव भी तड़पाता है, धन का सुख भी स्वस्थ मनुष्य ही ले पाता है। बलहीनों को नहीं आत्मा भी मिलती है, धर्म कली भी स्वस्थ अंग में ही खिलती है। तो हमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना है, और एक उसमें है हम आस्थावान हैं, कोई किसी से जुड़ा हुआ है, कोई कहीं जुड़ा हुआ है, परंतु अपने से कम जुड़े हुए हैं। तो कहा है धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का, और स्वास्थ्य ही जाता रहा जीवन रहा किस काम का। तो अपने इसकी सार्थकता को बनाए रखने के लिए हमें स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। परिवार को, संबंधों को, आगे व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इससे हमने शुरुआत करनी है। उसमें हम जितनी अधिक से अधिक आपको दे पाएंगे और आप स्वयं चिकित्सक बन जाएं अपने, मतलब ये हमारा प्रयास रहेगा कि
अपने चिकित्सक कैसे बने, अपने रोगी को अब जैसे परीक्षणों से करते हैं, मतलब टेस्ट हैं, मतलब ये टेस्ट करा लो, ये टेस्ट करा लो, आप सबको पता। तो ये प्राकृतिक चिकित्सा में हम कैसे परीक्षण करते हैं ये भी अगले दिनों में आपको बताएंगे। योग के समय में आपको बताएंगे कि कौन से जोड़ का कौन से रोग, कौन से प्राणायाम से क्या होगा, वो भी उस समय में। और प्रक्रियाओं के समय में पानी से कैसे ठीक हो जाते हैं। भोजन के समय में आप बीच बीच में भी पूछते रहेंगे, हम बताते भी रहेंगे प्रक्रिया, जिसको जैसा समय हो तो उस समय जहाँ शांत रहने का है वहाँ शांत रहेंगे, जहाँ पूछने का है वह बातचीत का है वो करेंगे, और जहाँ नोट कराने का है वहाँ नोट भी कराएंगे, और जहाँ उस पर भेजने का यूट्यूब पर भी मोबाइल, तो उस तरह के भी वो संदेश सारे हम देने की कोशिश करेंगे। तो बाकी तो बातचीत करते ही रहेंगे, बस इतना ही कहते हुए थैंक यू। तो मैं चाहूँगा हाँ जी, जब कुछ नहीं सूचना होगी हमारी तरफ से बात होगी। हाँ भैया लोग का परिचय। तो अपना परिचय खुद दे दो। आइए संतोष भाई, सोनू आइए ना, आप दोनों को आना है। सभी को नमस्ते, मेरा नाम संतोष कुमार गुप्ता, बस प्राकृतिक चिकित्सक के सहयोगी के रूप में है। बस छोटा सा परिचय, साथ में एक्यूप्रेशर और मर्म चिकित्सा विशेषज्ञ। नमस्कार जी, मेरा नाम सोनू है और मैं जेंट्सों में मसाज जो भी ट्रीटमेंट होता है उसमें सहयोगी करता हूँ। संकेत भाई कह रहे हैं कि खाने का समय कितना, 7:30 का, 7:30 का है समय। आज 7:30 हो जाएगा, 7 आज भी। तो फिर तो ब्रेक ठीक रहेगा। नहीं ब्रेक का मतलब फिर भोजन में मिलेगा, अब इसकी क्या जरूरत है उसमें। हाँ, भोजन के बाद हम लोग क्या समय होगा, 1 घंटे में हो जाएगा। तो 8 से 9 कहाँ हॉल, जहाँ हम कहाँ इकट्ठे हो सकते हैं, तो 8 से 9 फिर यहाँ पर रहेंगे और थोड़ा गीत संगीत थोड़ा अपने सुनाए, अपना परिचय हो जाएगा आपका, सबका परिचय भी हो जाएगा, वो भी एक सत्र हो सकता है। आज बेहतर है आपस में परिचय होगा तो वो अच्छा लगेगा, सभी रहें तो अच्छा रहेगा उसमें ना। तो शाम को हम आपस का परिचय कर लेंगे, ठीक। और कोई आपको सूचना की व्यवस्था बता दो। हमारे संस्थान के साथ ही सामने आ जाए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, एक छोटी सी बात मैं कह दूँ जी भैया, पहली बार हमारे यहाँ अपने यहाँ तो शिविर करते रहे, एक व्यवस्था थी, माने ये पहला प्रयास है हमारा। और इसमें एक अच्छी घटना ये है कि काफ़ी लोग इसमें विद्या से जुड़े हैं, तो एक वातावरण, उनके जुड़ने से एक वातावरण में मधुरता और एक सहजता आ जाएगी, है ना। और उस दृष्टि से मुझे लगता है ये शिविर गहरा जाएगा, है ना। मौसम भी ठीक है ना, बहुत ठंड भी अभी नहीं और बहुत गर्मी भी नहीं है ना, ये बहुत बढ़िया मौसम है यहाँ। हमारे यहाँ तो ठंड होगी, हमारे यहाँ उतना वातावरण अच्छा नहीं रहा है ना। तो मौसम की दृष्टि से बहुत बढ़िया समय है ये। और मनोयोग से शिविर करना, इतनी बात है। आप देखेंगे, आपने सोचा नहीं उतना लाभ आपको होगा। 10 दिन में आप यदि मनोयोग से शिविर करेंगे तो बहुत लाभ होगा। और थोड़ा समय की दिनचर्या लिख भी देंगे, लगा भी देंगे, शायद कागज़ में भी आपको इन्होंने दी होगी, तो उस दिनचर्या का भी कुछ मोटा मोटी मैंने बताया भी, उसका हम सब आपस में ख्याल रखेंगे। तो ये पहला प्रयास है हमारा, है ना। और हम इस विश्वास से आए कि सबके स्नेह से सफल होंगे, है ना। तो बढ़िया, ठीक है भैया। भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियां तो बनती ही बिल्कुल। वैसे मैं बताना चाहूँगा भैया कि हमारे बहुत सारे साथी विशेष रूप से आमंत्रित आपको सुनने के लिए आए हुए हैं, जो शिविर में शामिल नहीं हो रहे हैं। कुछ लोग छोड़ने भी आए हैं, तो आपको सुनकर
सुनने आए हैं तो अभी बात अलग से बाकी लोग घूम कर लें। नहीं, मुझे अब आप लोग से मैं सभा से पूछने ज़्यादा अच्छा रहेगा। रण सिंह, एक्चुअली वही चीज़ है कि यानी रण सिंह भैया ने आते ही बिल्कुल बहुत अच्छा रहा आपका, स्वास्थ्य की चर्चा हुई। रण सिंह भैया की पहचान जो है खाली स्वास्थ्य की नहीं है, असल में स्वास्थ्य से हम शिविर है, एक यात्रा की बात है। मुझे लगता है सोम भाई आपने चर्चा की होगी ना थोड़ी सी। चलिए मैं कुछ कर देता हूँ, थोड़ी सी आपकी यात्रा भी सुनना चाह रहे हैं भैया। असल में मैं ब्रीफ कर देता हूँ। रण सिंह भैया हम सब के बीच के उन लोगों में से हैं जिनको देखकर हम लोग जीवन विद्या शब्दों को सुनना चालू किया, ऐसा कह सकते हैं। अगर मैं गलत ना हूँ तो भैया करेक्ट कर देंगे। आईआईटी दिल्ली का आप सब सुनते हैं नाम ना, कि जीवन विद्या की शुरुआत मोटे तौर पे हम देखते हैं, जो सही मायने में लोकव्यापीकरण की अगर हम बात करेंगे तो जब श्रद्धेय नागराज जी आईआईटी दिल्ली गए और आईआईटी दिल्ली में जब उन्होंने अपनी बातें रखी तो उनकी बातों को सुनकर जो लोग बहुत प्रभावित हुए उनमें से एक श्रद्धेय यशपाल सत्य जी थे। और सत्य जी उस समय आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर थे और उन्होंने रण सिंह भैया उस समय पीएचडी कर रहे थे, तो उन्होंने रण सिंह भैया को बुलवाया और कहा कि ये कुछ जीवन विद्या मध्यस्थ दर्शन, ये कुछ अलग बात हो रही है, इसको ध्यान से सुनने और समझने की ज़रूरत है। और उस दौर में रण सिंह भैया को जो हम लोग जानते हैं किसान नेता के रूप में जानते हैं, उस दौर में रण सिंह भैया का बहुत बड़ा नाम था। किसान आंदोलन को संचालित करने में आपने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। आज आप में से शायद बहुत से लोग राकेश टिकैत को जानते होंगे। राकेश टिकैत के पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत हैं रहे और महेंद्र सिंह टिकैत जी रण सिंह भैया के गांव से ही, पड़ोस से रहे, उस क्षेत्र से ही रहे। तो जब इन लोगों ने एक आंदोलन की शुरुआत की थी जो उस दौर का आज भी लोग याद करते हैं कि सबसे बड़ा किसान आंदोलन अगर हिंदुस्तान में हुआ तो वो आंदोलन हुआ था 1986-87 में। और उस आंदोलन को खड़ा करने में आपके साथ और भी कुछ आईआईटी दिल्ली के, आईआईटी कानपुर के कुछ साथी थे जिन्होंने उस आंदोलन की रूपरेखा तैयार की थी, जो मुख्य रूप से पर्दे के पीछे से आंदोलन को पूरा चला रहे थे। और आपने फिर तय किया कि महेंद्र सिंह टिकैत नाम के एक व्यक्ति को सामने खड़ा किया इस नाम से कि आप तो सब आईआईटी वाले थे तो किसान आपको स्वीकार नहीं कर सकते, ये आप लोगों ने आपस में तय किया। तो फिर ये निकल कर आया कि गांव के किसी व्यक्ति को जो हमारे बीच का उसको लाया जाए। तो फिर रण सिंह मैंने प्रस्ताव दिया कि हमारे क्षेत्र के चौधरी हैं महेंद्र सिंह टिकैत जी, हम उनको लाते हैं। तो फिर महेंद्र सिंह टिकैत जी को, जैसा आज हम अन्ना आंदोलन बहुत सुनते हैं ना, उस दौर में वो किसान आंदोलन बहुत बड़ा हुआ था। तो रण सिंह भैया की पूरी टीम ने करीब 25 दिनों तक, है ना भैया, 25 दिनों तक देश की जो सबसे बड़ी सभा लोकसभा है संसद भवन के चारों तरफ 25 दिन तक लाखों किसानों का डेरा डलवा के रखा था और लगभग 4 से 5 लाख किसान। 25 दिन तक तो था मेरठ का, आप वही सुनना चाह रहे हैं? चल तो बाबा जी से मिलने का संयोग तो मुझे पहले हुआ, सत्य जी को बाद में हुआ। 2-3 दिन बाद आए सत्य जी, तो उनका आतिथ्य करने का, ख्याल रखने का, ठहराने का, सेवा करने की और शिविर आयोजन करने में एस.डी. शर्मा जी का मुख्य योगदान था। एक प्रोफेसर थी, वो दुर्ग आई थी और दुर्ग भिलाई जो आपकी पॉलिटेक्निक है वहाँ कोई कॉन्फ्रेंस थी, पद्मा वासुदेवन, उनके सामने किसी ने जिक्र किया कि ऐसे योगी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं जिन्हें 20 साल तक तपस्या की है, कंदमूल फल खाए हैं। उन्होंने वो चर्चा आईआईटी दिल्ली में जाकर की और तब आईआईटी दिल्ली ने बाबा जी को इनवाइट किया। तो वहाँ योग शिविर के रूप में उनको बुलाया गया था, पर योग की तो कोई बात हुई ही नहीं। और बाबा का अपना जो उसमें भारी भाषा थी, वो बाबा की हिंदी भी बहुत टफ थी शुरू में। वो तो बाबा हम लोगों के साथ आके ठीक हुए भाषा के मामले में। तो जब बहुत तरह के लोग उनके संपर्क में आए ना, और तो तब बाबा की भाषा धीरे धीरे सुधरी, नहीं तो बहुत संस्कृत की, उनकी हिंदी संस्कृत की डैडी थी, है ना। तो खैर बाबा जी की बात हमें पहले शिविर में किसी को ज़्यादा पकड़ में नहीं आई थी,
फिर बाबा ने आग्रह किया, बेटा आप अमरकंटक, बाबा ने भी छोड़ने वाले नहीं थे ना, तो उन्हें लगा इनमें कुछ प्रतिभाशाली लोग हैं जो भी लगा होगा, तो उन्होंने आग्रह करके इनवाइट किया। तो फिर IIT के कुछ प्रोफेसर, कुछ स्टूडेंट अमरकंटक आए। उस शिविर में नहीं आया अमरकंटक, उसमें भी कुछ गति नहीं बनी, आई गई बात होगी, पर फिर भी कुछ ना कुछ आयोजन ऐसा होता था जिसमें फिर एक ये जो ये आंदोलन चला देश में, जो क्या नाम, मंडल कमीशन आया। तो मंडल कमीशन में सारे देश के यूनिवर्सिटी कॉलेज बंद हो रहे थे, लेकिन IIT इससे पहले कभी बंद नहीं हुई। पहली बार IIT दिल्ली में भी वो बंद होगी। तो IIT प्रशासन ने सरकार को बताया कि भाई हम इसमें क्या योगदान दे सकते हैं। स्टूडेंट को कब वो किया कि भाई हम सोशल जस्टिस पे कॉन्फ्रेंस करेंगे, सामाजिक न्याय। ये मुद्दा जो है ना, ये मुद्दा बेसिकली सामाजिक न्याय से जुड़ा है, आरक्षण देना ना देना, है ना, पिछड़ी जातियों को इतना देना वो देना। तो मंडल कमीशन के इस प्रभाव को कम करने के लिए या उसका विकल्प ढूंढने के लिए IIT में गोष्ठी हुई। उसमें हम भी थे आयोजक में, सत्य जी थे, और मेरी वहाँ छवि विद्यार्थी के अलावा ये थी, मैं साधक हूँ और आंदोलनकारी हूँ। तो उस रूप में मैं मतलब एक तरह से स्टूडेंट ही था IIT में, एक तरह पार्ट टाइम जॉब भी था, मैंने SRA था मैं वहाँ। पर सारी एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग थे, डायरेक्टर से लेकर सब जानते थे। तो सार रूप में एक कॉन्फ्रेंस हुई सोशल जस्टिस पे लेके, तो उसमें भी हमने नागराज जी को बुलाया। उसमें बाबा ने बात रखी, कुछ प्रोफेसर आए, कुछ बात हुई, फिर भी बात चली गई। हमारे को मित्र सत्य जी बीमार हुए, और जब बीमार हुए तो बीमार में बहुत पेन हुआ, दर्द हुआ, कुछ असहनीय हो रहा था उनको, कष्ट था काफ़ी। उस कष्ट में उनकी स्मृति जैसा हो जाए ना, तो आखिरी समय सा हो किसी व्यक्ति का पीड़ा में, और अतिवादी थे, दवा नहीं लेंगे, अस्पताल नहीं जाएंगे। और वो फिजिक्स के प्रोफेसर थे, प्लाज्मा फिजिक्स के प्रोफेसर थे, और बहुत ही IIT में जो बेस्ट टीचर माने जाते हैं ना, शब्दों के जादूगर जैसे माने जाते थे। वो सरल थे, वो जादूगर तो थे नहीं, लोग कहते हैं। वो तो देसी आदमी थे, बहुत सरल पवित्र आदमी था, भावना से बोलता था। उनके स्टूडेंट उनकी क्लास में बाद में भी आते थे, सीनियर स्टूडेंट उनकी क्लास में, और वो सीरियस लेक्चर सीरीज चलाते थे। फैनमैन पर जो आप बड़े साइंटिस्ट हुए, उनकी लेक्चर सीरीज चलाते थे वो। तो सत्य जी को अपनी बीमारी के दौरान बाबा जी की बात याद आने लगी, कभी गीता की, योग दर्शन की। उसी कड़ी में बाबा जी की बात याद आने लगी, कुछ बात उनको छू गई। वो जो गठनपूर्ण वाला मामला था वो छू गया, परमाणु का मुद्दा छू गया। फिजिक्स के व्यक्ति थे, तो उनको ये बात लगी, यदि इस बात को हम हाइपोथेसिस मान लें, साइंस में हाइपोथेसिस को बहुत मानते हैं, तो यदि हम हाइपोथेसिस मान लें तो बहुत सारे सवालों को उत्तर निकल आएंगे, और साइंस जहाँ ठहर गई उसके उत्तर निकलेंगे। ये बात उनके मन में छू गई, और उनका उत्साह बढ़ने लगा, खुश रहने लगे। इस बीच में फिर बाबा जी ने बाबा को फिर ये तय हुआ कि अब इसको समझा जाए, बाबा के पास चलेंगे। कोई दवाई ववाई की, कुछ आराम पड़ा। फिर बाबा जी को चिट्ठी लिखी थी कि बाबा मैं स्वस्थ हो जाऊंगा तो आऊँगा। हाँ नहीं, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों का व्यवहार बाबा के प्रति बहुत अच्छा नहीं रहा था। बाबा को शायद उसका हमारा अच्छा रहा नहीं रहा, बाबा के लिए शायद वो मुद्दा नहीं था। हमें लगता था हमारा व्यवहार बाबा का हमने जो स्वागत करना चाहिए था ना, उस दर्जे का स्वागत नहीं किया। बहस हुई और वो बात पकड़ में नहीं आई। जो भी शुरू का शिविर हुआ, सारे बाबा की बात सुन के जितने लोग आए थे, आधे तो पहले दिन में ही चले गए। वो भारी शब्द थे, पकड़ में नहीं आ रहे थे, समझ में नहीं आ रहे थे। तो जो वो शब्द हिंदी के भी थे और वो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे, वो भी एक कारण था। तो इन्हीं दिनों एक दिलचस्प कहानी घटी हम लोग के लिए। वो एक महिला थी, रोज़ हम यज्ञ करते थे उन दिनों। एक यज्ञ के बाद एक महिला बोली, नागराज जी कहीं ना कहीं ऐसे प्रकरण आए जहाँ जब कोई वैसी डिग्निटी आती है, तो वो महिला बोली भाई जो भी हो, जब नागराज जी का कोई प्रकरण आ रहा था, सत्य जी नागराज जी की बात को कह रहे थे, और उस महिला ने बोला कि जो भी कुछ हो, पर एक बात है, नागराज जी से कोई भी सवाल, किसी भी तरह का सवाल पूछें, उत्तर हर सवाल का उनके पास है। वो किसने फिर याद दिलाया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई सवाल पूछा, उसमें कोई बाबा ने बोल दिया। फिजिक्स की कोई बात है, वहाँ कोई बाबा ने शब्द बोल दिया। तो कोई मैकेनिकल इंजीनियर और कोई फिर फिजिक्स के कोई प्रोफेसर थे, उन्होंने भी इसका समर्थन किया। ये बात मेरे लिए महत्वपूर्ण होगी। ये बात मतलब मेरा मन में उस घटना से, और फिर सत्य जी मुझे प्रेरित कर रहे थे। तो लेकिन सत्य जी की बीमारी इस लायक नहीं वो ठीक हुई, वो बाबा अमरकंटक चल सकें। तो फिर हमने, सत्य जी ने पत्र लिखा, बाबा मैं मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है अभी, जैसे ही मैं ठीक होगा मैं आऊँगा।
फिर बाबा का पत्र लिखा, बेटा मैं आ रहा हूँ, वहीं तुम्हारा उपचार भी करेंगे। तो बाबा खुद आए और IIT में आए, फिर उनके साथ हमारा उपचार तो थोड़ा बहुत हुआ, और फिर वो 7 दिन रहे होंगे। वो गोष्ठी शिविर चलता रहा वहीं, हम 4-6 लोग थे, सबको शिविर का बताया भी नहीं था, वो तो इलाज के लिए आए थे। मैंने अपने निवास पे जो मुझे मिला हुआ था मकान, वहाँ व्यवस्था की। फिर बाबा का प्रोग्राम टल गया, वो कुछ उनको आना था जल्द, मतलब 7 दिन बाद आना था। फिर कोई प्रोग्राम, वो मंत्री जी बाहर थे, कुछ मिलना था सचिव वगैरह से, कुछ उन्होंने और डॉक्यूमेंट कहा होगा, तो इन्होंने कहा ही तैयार करके दे देंगे। शिक्षा के मानवीकरण को प्रस्ताव देना था शिक्षा मंत्री को, उस समय अर्जुन सिंह जी थे। अर्जुन सिंह से मुलाकात तो हो गई थी, सचिव से मुलाकात हो गई थी, मेरे पूरा ध्यान नहीं आ रहा क्या कारण है वो, कि बाबा 1 हफ्ते और ठहर गए। कुल मिला के 14-15 दिन बाबा रहे उस विजिट में। तो 14-15 दिन में हम लोग को मूल बात छू गई उनकी, लंबी कहानी। तो वहाँ से एक तरह शुरुआत हुई, और उसके बाद से धीरे धीरे जब फिर मैं 6 महीने के लिए 92 में बाबा के साथ रहा, अक्सर जाते अमरकंटक रहते थे, पर बाबा जहाँ जाते थे मैं उनके साथ जाता था। और बाबा की बात को मैं उस समय भारी पड़ता था, फिर स्लिप ना हो जा तो मैं टेप रिकॉर्डर रखता था, रिकॉर्ड करता था, फिर रिकॉर्डर खोल के उसके नोट्स बनाता था। उसका नाम लाल किताब लोगों ने रखा था उस समय, अब वो पता नहीं कहाँ है। तो खूब मेहनत करी इस दौर में, पर धीरे धीरे बात छूती गई, और ये बात छू गई। मैं मानता हूँ मेरे 6 महीनों में मूल बात मुझे छू गई, ऐसा लगता है। संबंध छू के, दूसरा मेरे समान है, मेरे जैसा है, और व्यवस्था नियति होनी है। तो नियति लक्ष्य और मानव लक्ष्य एक हो जाएं तो धरती में शुभ की संभावना बढ़ेगी। तो विद्या में जितना प्रयास किया, तो फिर हम लोग उस समय का दौर जो भी था, तो ये सम्मेलन की शुरुआत करी, परिवार मानव एक पत्रिका की शुरुआत करी, जगह जगह जो मिलता गया, हमें तो 4-6 लोगों से शुरुआत, जो मिल गया उसी से शिविर की शुरुआत कर दी। धीरे धीरे काफिला बढ़ता गया, और फिर ये नए लोग इस तरह के आ गए हमसे। हम खुश होते हैं कि हमसे नई पीढ़ी और आगे निकल गई। बाबा बोलते भी थे कि जो इस बात को समझेगा वो मेरे से अच्छा समझा ले जाएगा। मेरी भाषा तो थोड़ी रफ टफ है, और अब वो ये एकदम भाषा जैसी आवे वही बोलूँगा मैं तो, और नई पीढ़ी शायद आधुनिक भाषा से जानकार है वो। तो बाबा एक बात बोलते थे, वो बात भी साबित हुई। तो धीरे धीरे वो लंबा इतिहास के साथ विद्या के लिए सब लोग आए नहीं। तो स्वास्थ्य के लिए जो लोग आए हैं, जो लोग यहाँ शिविर करेंगे, वो जाना चाहें वो जा सकते हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ रहेंगे तो रोज़ ही सुनना, बैठना चाहे मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर खाने का समय है आप 7 बजे का। पर जो लोग शहर से आए हैं, केवल मुझे ही सुनने आए हैं, तो बेहतर ये होगा मैं अपनी कहानी ना सुनाऊँ, आपके कोई सवाल हों तो मैं उसको उत्तर दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं सोचता हूँ अपनी तरफ से ये सत्र यहाँ सम्मान के साथ पूरा करते हैं। फिर जिनको बैठने का मन है वो बैठें, जिनको घूमने का मन है घूमें, अपनी व्यवस्था बनानी देख रही हो वो व्यवस्था देख ले। तो ठीक है, आप सभी को नमस्कार। चाहें तो फिर से बैठ के बात कर सकते हैं, भैया के साथ बात कर रहा हूँ तो 10 मिनट के बाद।